हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अली अख्तर, सोशोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। सो आज हम लोग यूनिट 3 का दैट इज सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट उसका पार्ट 4 करने वाले हैं। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है फिलर फॉर्म को, वो ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा रेफरल कोड हलीम 10 यूज कर सकते हैं, जिनसे हमको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हम लोग सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पार्ट 4 में हम लोगों ने कल मैरिज सिस्टम के बारे में पढ़ा था, मैरिज इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ा था। उसके एक टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम लोग फैमिली के से रिलेटेड टॉपिक्स करेंगे। ठीक। हाइपरगैमी। हाइपरगैमी जिसको अनुलोमा भी कहते हैं, ये मैरिज का एक टाइप है, विवाह का एक प्रकार है। तो हाइपरगैमी यानी कि अनुलोमा, ये क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है हाइपरगैमी, अनुलोमा या हाइपोगैमी के बारे में। ठीक। तो इसका जो मतलब होता है, हाइपरगैमी का मतलब होता है मैरिंग अप। मैरिंग अप मतलब कि ऊपर की तरफ शादी करना। ठीक। इन टर्म्स इट हाइपरगैमी इज अ टर्म used in social science for the act or practice of a person marrying spouse of higher caste। ठीक। अगर कोई पर्सन जो है अपने हायर कास्ट में जाके मैरिज करता है तो उसको कहते हैं अनुलोमा यानी कि हाइपरगैमी। ठीक। मीन्स अगर एक विमेन जो है वो जाकर हाई मतलब हाई कास्ट वाले से शादी करती है या हाई क्लास वाले से शादी करती है तो उसको हाइपरगैमी कहा जाता है। ठीक। अनुलोमा मतलब मैरिंग टू देयर हायर कास्ट। ठीक। मैरिंग टू देयर हायर कास्ट मतलब कोई भी पर्सन अगर अपनी कास्ट से हायर कास्ट में जाके शादी करता है, अपने से ऊंची जाति में जाके शादी करता है तो उसको अनुलोमा यानी कि हाइपरगैमी कहा जाता है। आर सोशल स्टेटस दैन देमसेल्फ। ठीक। या तो हायर कास्ट या हायर सोशल स्टेटस। ठीक। हायर कास्ट या हायर सोशल स्टेटस वाले से शादी करता है तो उसको हाइपरगैमी यानी कि अनुलोमा कहा जाता है। अनुलोम विवाह यानी कि अनुलोम। अनुलोम विवाह क्या होता है, बोलचाल की भाषा में शादी करना के रूप में जाना जाता है। ठीक। एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग सामाजिक विज्ञान में किसी व्यक्ति द्वारा उच्च जाति या सामाजिक स्थिति के जीवन साथी से शादी करने के कार्य या व्यवहार के लिए किया जाता है। मतलब इस शब्द का, अनुलोम का शब्द यूज जो होता है, वो अनुलोम का शब्द इसलिए यूज होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने से ऊंची जाति में शादी करता है या अपने से ऊंचे स्थिति वाले सामाजिक स्थिति वाले जीवन साथी के साथ शादी करता है तो उसको कहते हैं अनुलोम। ठीक। मीन्स अगर एग्जाम्पल देते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर कोई नीची जाति का आदमी है, वो जो है अपर क्लास या अपर कास्ट के विमेन के साथ शादी कर रहा है, वुमेन के साथ शादी कर रहा है तो उसको कहेंगे हाइपरगैमी यानी कि अनुलोम। ठीक। नेक्स्ट आता है हाइपोगैमी यानी कि प्रतिलोम। हाइपरगैमी यानी कि प्रतिलोम। ये प्रतिलोमा क्या है, जब कोई आदमी जो है अपने से नीची जात में शादी करता है तो उसको कहते हैं प्रतिलोम। ठीक। तो हाइपोगैमी इज अ टर्म यूज्ड इन सोशल साइंस फॉर द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ पर्सन for the act and practice of a person marrying a spouse lower caste or social status than themselves। ठीक। अपने से लोअर कास्ट या अपने से लोअर सोशल स्टेटस से अगर शादी करता है तो उसी को कहेंगे हाइपोगैमी यानी कि प्रतिलोमा। ठीक।
प्रतिलोमा आम बोलचाल की भाषा में शादी करना कहा जाता है। एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल सामाजिक विज्ञान में अपने से कम जाति या सामाजिक स्थिति के जीवन साथी से शादी करने वाले व्यक्ति के कार्य या व्यवहार के लिए किया जाता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जो है अपना जीवन साथी चुनता है शादी के लिए, विवाह के लिए, जो उससे नीची जाति का हो या उससे नीची सामाजिक स्थिति वाला हो, तो ऐसे इस तरह के विवाह को क्या कहा जाता है? प्रतिलोम कहा जाता है। इस तरह के विवाह को हाइपोगैमी या प्रतिलोम कहा जाता है। ठीक, तो समझ में आ गया हाइपोगैमी और हाइपरगैमी क्या होता है, अनुलोमा और प्रतिलोमा क्या होता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। आप अगर पीवाईक्यूज उठा के देखेंगे तो लगभग हर एग्जाम के बाद मतलब अल्टरनेटिव टाइम्स पे पूछा ही गया है। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फैमिली। तो हम लोग जो है फैमिली का कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने मैरिज का कॉन्सेप्ट किया है, फैमिली करेंगे, उसके बाद किनशिप का कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक, तो फैमिली यानी कि परिवार। A family is a group of two or more persons related by birth, marriage, or adoption who live together. All such related persons are considered as member of one family. ठीक, तो फैमिली को डिफाइन अगर हम लोग करते हैं तो फैमिली जनरल टर्म में कैसे डिफाइन की जाती है? टू आर मोर पर्सन, दो या उससे ज्यादा पर्सन, रिलेटेड बाय बर्थ, जो बर्थ के जरिए एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, मैरिज के जरिए होते हैं या एडॉप्शन के जरिए होते हैं। ठीक, तो अगर कोई चाइल्ड अडॉप्ट कर रहा है तो वो भी आपकी फैमिली का हिस्सा ही होता है। हु लिव टुगेदर, ऑल सच रिलेटेड पर्सन आर कंसीडर एज, तो ये जितने भी रिलेटेड पर्सन हैं उनको फैमिली का मेंबर माना जाता है। ठीक, तो फैमिली क्या है? दो या दो से ज्यादा लोग जो बर्थ से, मैरिज से या एडॉप्टेशन से रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। इस तरह के रिलेशन को क्या कहा जाता है? फैमिली कहा जाता है। और इस रिलेशन में जितने लोग आते हैं वो सब मेंबर ऑफ फैमिली कहे जाते हैं। ठीक, परिवार, एक परिवार जन्म, विवाह या गोद लेने से संबंधित दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह। ठीक, तो चाहे दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह है, चाहे वो जन्म से रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, चाहे वो विवाह से रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, चाहे वो जो है गोद लेने से संबंधित होते हैं एक दूसरे से। ठीक, जो एक साथ रहते हैं, और ये ग्रुप जो है, ये समूह जो है एक साथ रहते हैं। और ऐसे सभी संबंधित व्यक्तियों को, और जो भी इन ऐसे संबंधित व्यक्ति होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको परिवार का सदस्य माना जाता है। ठीक, परिवार के सदस्य के रूप में माना जाता है, उनको परिवार के सदस्य के रूप में माना जाता है। जैसे आप लोगों की फैमिली है, मेरी फैमिली है, सबकी फैमिली होती है। ठीक, हर किसी की फैमिली होती है। तो आपने देखा होगा किसी भी फैमिली में दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं। और फैमिली में लोगों का जो रिलेशन होता है, या तो बाई बर्थ लोगों का रिलेशन होगा, मतलब जो सिबलिंग है वो क्या है? बाई बर्थ रिलेशन है एक दूसरे से। मैरिज के जरिए रिलेशन हो सकता है, जो भी मतलब फैमिली में कुछ ऐसे सदस्य होते हैं, कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो मैरिज के जरिए वहाँ पे आते हैं, उनके साथ भी हमारा रिलेशन होता है। और ये सारे जो मेंबर होते हैं उनको मेंबर ऑफ फैमिली माना जाता है। ठीक, the family is an intimate domestic group made up of people related to one another by bond of blood, sexual mating और legal ties। तो फैमिली क्या है? एक इंटीमेट डोमेस्टिक ग्रुप है जो ऐसे लोगों से बना हुआ है जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एक दूसरे से रिलेटेड कैसे होते हैं? बाई ब्लड। ठीक, ब्लड के जरिए रिलेशन होता है, यानी कि जो बर्थ के जरिए रिलेशन होगा वो ब्लड के जरिए रिलेशन होगा। सेक्सुअल मीटिंग यानी कि मैरिज के जरिए जो रिलेशन होगा, या लीगल टाइज होती है। लीगल टाइज क्या होती है? लीगल टाइज जो है वो एडॉप्शन में आ जाता है। आप जब किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं तो वो लीगल होता है। ठीक, लीगल तरीके से आप उसको अडॉप्ट करते हैं। ठीक, तो वही है, उसको दूसरे वर्ड में कहा जा रहा है कि ये क्या है? एक इंटीमेट डोमेस्टिक ग्रुप है जिसमें लोग एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं बाई ब्लड, बाई सेक्सुअल मेटिंग और बाई लीगल टाइज। ठीक, बाई ब्लड, बाई सेक्सुअल मेटिंग और बाई लीगल टाइज। ठीक, परिवार एक अतरंग घरेलू समूह है जो रक्त के बंधन, यौन संभोग या कानूनी संबंधों से एक दूसरे से संबंधित लोगों से बने होते हैं। ठीक, तो ये ऐसे लोगों का अतरंग घरेलू समूह है जो एक दूसरे से कैसे संबंधित होते हैं? या तो उनका रक्त संबंध होता है, खूनी संबंध होता है, या जो है
उनका यौन संभोग के जरिए संबंध होता है या कानूनी संबंधों के जरिए उनका संबंध होता है। ठीक, इस तरह के रिलेशंस होते हैं फैमिली। इट इज द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट बेसिक सोशल यूनिट। ये क्या है? स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट बेसिक सोशल यूनिट है। तो फैमिली क्या है? फैमिली इज द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट बेसिक सोशल यूनिट। तो जो सोशल यूनिट है उसका सबसे स्मॉलेस्ट और बेसिक होता है। ठीक, विच इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी ग्रुप। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है प्राइमरी ग्रुप होता है फाउंड इन एनी सोसाइटी। ये हर सोसाइटी में पाया जाता है। ठीक, हर सोसाइटी में पाया जाता है, इम्पोर्टेंट प्राइमरी ग्रुप होता है और सबसे स्मॉलेस्ट और बेसिक सोशल यूनिट होता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा आप कि फैमिली जो है वो क्या है? एक स्मॉलेस्ट मोस्ट बेसिक सोशल यूनिट है, विच इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी ग्रुप भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी ग्रुप है और हर सोसाइटी में पाया जाता है। ठीक, ये सबसे छोटी और सबसे बुनियादी सामाजिक इकाई है। सबसे छोटी और सबसे बुनियादी सामाजिक इकाई है जो किसी भी समाज में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह भी है। ठीक, तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह है और किसी भी समाज में ये पाया जाता है। ठीक, लगभग हर समाज में ये पाया जाता है। फैमिली हर समाज में, यानी कि परिवार जो है वो हर समाज में पाया जाता है। ठीक, अब मैकाइवर ने क्या दिया है डेफिनेशन फैमिली की, देख लेते हैं। अलग अलग थिंकर्स ने फैमिली के बारे में क्या डेफिनेशन दी है वो हम लोग देखते हैं। तो मैकाइवर ने फैमिली के बारे में क्या कहा है? फैमिली इज अ ग्रुप डिफाइंड बाय सेक्सुअल रिलेशनशिप। फैमिली क्या है? एक ग्रुप है जिसको सेक्सुअल रिलेशनशिप के जरिए आप डिफाइन कर सकते हैं। सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड endeavoring to provide for the procreation and upbringing of चिल्ड्रन। ठीक, तो परिवार क्या है? परिवार यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक समूह है जो बच्चों की खरीद और पालन पोषण के लिए पर्याप्त रूप से सटीक और अस्थायी। ठीक, तो मतलब बच्चों को पैदा करना और उनका पालन पोषण करने के लिए जो है ये सटीक और अस्थायी होता है। ठीक, sufficiently precise and endeavoring to provide for the procreation and upbringing of children। मतलब कि हाँ, बच्चों को बच्चों के प्रोक्रिएशन मतलब उनके प्रोडक्शन के लिए और अपब्रिंगिंग के लिए जिम्मेदार कौन होता है? फैमिली होता है, अकॉर्डिंग टू मैकाइवर। तो मैकाइवर ने फैमिली को इस तरह से डिफाइन किया है कि फैमिली इज अ ग्रुप डिफाइंड बाय सेक्सुअल रिलेशनशिप सफिशिएंटली defined by sexual relationship sufficiently precise and endeavoring to provide the for the procreation and upbringing of children। ठीक, हाँ, फैमिली से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, परिवार परिवार यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह है जो बच्चों की खरीद, मतलब बच्चों की खरीद नहीं कहेंगे, बच्चों के आ, उत्पादन कह सकते हैं। बच्चों के उत्पादन और पालन पोषण के लिए पर्याप्त रूप से सटीक और अस्थायी होता है। ठीक, बच्चों के लिए मतलब बच्चों के उत्पादन और पालन पोषण के लिए सटीक सटीक रूप से अस्थायी होता है। ठीक, पर्याप्त रूप से सटीक और अस्थायी होता है। ठीक, रॉबर्ट बियरस्टेड रॉबर्ट बियरस्टेड ने किस तरह से फैमिली को डिफाइन किया है? द फैमिली आल्सो विदाउट क्वेश्चन is the most important of any group than human experience offers। ठीक, मतलब कि जितने ग्रुप ह्यूमन एक्सपीरियंस ह्यूमन जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, जितने भी ग्रुप ह्यूमन एक्सपीरियंस करते हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप है वो कौन सा है? फैमिली। ठीक, वो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप कौन सा है? मतलब हमारी जिंदगी में जितने भी ग्रुप्स आते हैं उन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप है वो क्या है? वो फैमिली है। द फैमिली इज विद अस ऑलवेज। फैमिली हमारे साथ हमेशा रहती है। और मोर प्रिसाइजली वी आर विद इट, या अगर ज्यादा सटीक तरीके से कहें तो हम उनके साथ हमेशा रहते हैं। ठीक, हम उसके साथ हमेशा रहते हैं। ठीक, तो फैमिली क्या है? हमारे जिंदगी में जितने भी ग्रुप आते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप है और फैमिली हमेशा हमारे साथ रहती है। अगर सटीक रूप से कहा जाए तो हम ही खुद फैमिली के साथ हमेशा रहते हैं। ठीक, तो इस तरह से बियरस्टेड ने फैमिली को डिफाइन किया। परिवार लगभग बिना किसी प्रश्न के मानव अनुभव प्रदान करने वाले किसी भी समूह में सबसे महत्वपूर्ण है।
ठीक है, तो जितने भी समूह को मानव जो है अनुभव करता है, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो समूह है वो कौन सा है? परिवार है। ठीक, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट समूह जो है वो कौन सा है? परिवार है। परिवार हमेशा हमारे साथ है, या अधिक सटीक रूप से हम इसके साथ हैं। ठीक, परिवार हमेशा हमारे साथ रहता है, और भी अगर सटीक रूप से हम लोग कहें इस बात को, तो हम परिवार के साथ हमेशा रहते हैं। ठीक, हम हमेशा परिवार के साथ रहते हैं, हमारा परिवार हमेशा हमारे साथ रहता है। इस तरह से रॉबर्ट बियरस्टेड ने फैमिली को डिफाइन किया। एफ एम निमकोफ ने कैसे डिफाइन किया है फैमिली को? एम एफ निमकोफ, ठीक, निमकोफ ने किस तरह से फैमिली को डिफाइन किया है? फैमिली इज मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन। तो ये कई बार एग्जाम में इनके डेफिनेशन पूछी गई है। फैमिली इज अ मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन। तो फैमिली क्या है? एक मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन है, मतलब ये हमेशा रहने वाले। ड्यूरेबल मतलब जो ज्यादा दिनों तक चलती हो। एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब हस्बैंड और वाइफ का एसोसिएशन होता है, और ये ड्यूरेबल एसोसिएशन होता है। विद आर विदाउट चाइल्ड, या तो उनके साथ बच्चे होंगे या विदाउट बच्चे भी वो फैमिली हो सकते हैं। ठीक, हस्बैंड और वाइफ का एसोसिएशन होना जरूरी है, और एक ड्यूरेबल एसोसिएशन होना जरूरी है, चाहे बच्चे हों या ना हो। ठीक, विद और विदाउट चाइल्ड आर ऑफ अ मैन और वुमेन अलोन। ठीक, या तो मैन और वुमेन जो है अलोन होते हैं, यानी कि हस्बैंड और वाइफ अकेले होते हैं, या उनके साथ बच्चे होते हैं, विद चिल्ड्रन। तो यही आप कह सकते हैं कि फैमिली इज मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विद और विदाउट चिल्ड्रन। कई बार इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। ठीक, कि हु सेड दैट फैमिली इज मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विद और विदाउट चिल्ड्रन। ठीक, परिवार बच्चों के साथ या बिना, मतलब बच्चों के साथ या बच्चों के बिना, या अकेले एक पुरुष या महिला बच्चों के साथ पति और पत्नी का कमोबेश टिकाऊ जुड़ा होता है। कमोबेश एक टिकाऊ जुड़ा होता है, जिसमें या तो बच्चे होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन पति पत्नी का हमेशा एक टिकाऊ जुड़ाव होता है। ठीक है, उसी को हम लोग परिवार कहते हैं, अकॉर्डिंग टू एम एफ निमकोफ। किंसले डेविस ने कैसे डिफाइन किया है फैमिली को? किंसले डेविस कहते हैं फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन। फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन है, हुज रिलेशन टू वन अनदर, जिनका एक दूसरे से रिलेशन कैसा होता है? आर बेस्ड अपॉन कंsanguinity। ठीक, तो कंsanguinity के बेस पे होते हैं, एंड हु आर देयरफॉर किन टू वन अनदर, और इसीलिए वो जो है एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं। किन टू वन अनदर मतलब एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं। ठीक, तो कंsanguinity मतलब जो बर्थ से रिलेटेड, ठीक, जो आ, आ, मतलब ब्लड रिलेशन हो, उसको कंsanguinity कहा जाता है। ठीक, तो फैमिली क्या है? फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन whose relation to one another are based upon consanguinity and who are therefore kin to one another। ठीक, इसीलिए वो जो है आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं। किंसले डेविस जो डिफाइन करते हैं परिवार को, वो किस तरह करते हैं? परिवार व्यक्तियों का एक समूह है जिनके संबंध एक दूसरे से सगोत्रता पर आधारित होते हैं। तो एक दूसरे से उनका जो संबंध है वो सगोत्रता पर आधारित होते हैं, और जो एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं, इस तरह से किंसले डेविस ने जो है फैमिली को डिफाइन किया। बर्जर एंड लॉकी ने कैसे डिफाइन किया है फैमिली को? फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन यूनाइटेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। तो फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन है जो यूनाइट होते हैं। यहाँ पे देखिए रिलेटेड का वर्ड नहीं, अगर रिलेटेड है तो वो जो हो जाएगा वो किंसले डेविस का हो जाएगा। ठीक, ये की टर्म्स अगर आप याद रखेंगे ना, तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेशन भी पूछा जाता है एग्जाम में। मैंने अभी बताया कि इससे पहले एम एफ निमकोफ की डेफिनेशन पूछी गई है कई बार एग्जाम में। ठीक, तो डेफिनेशन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन यूनाइटेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। तो यहाँ पे जो यूनिटी होती है वो कैसे होती है? मैरिज टाइज होते हैं, ब्लड होते हैं, और अडॉप्शन। ठीक, कंस्टिट्यूटिंग अ सिंगल हाउस होल्ड, जिनके पास जो है एक सिंगल हाउस होल्ड होता है, मतलब कि इनके पास जो है वो सिंगल हाउस होल्ड होता है, मतलब ये सिंगल हाउस होल्ड में रहते हैं। इंटरेक्टिंग एंड इंटर कम्युनिकेटिंग विच ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ
इंटरेक्ट भी करते हैं और इंटर कम्युनिकेट भी करते हैं, मतलब आपस में बातचीत भी करते हैं, ठीक, विद ईच अदर इन देयर रिस्पेक्टिव सोशल रोल, अपने रिस्पेक्टिव सोशल रोल में ही, मतलब जो फादर है वो फादर के रोल में ही इंटरेक्ट करेगा, जो सन है वो सन के रोल में ही इंटरेक्ट करेगा, जो मदर है वो माँ के रोल में ही इंटरेक्ट करेगी, और जो सिस्टर या ब्रदर है वो उसी रोल में इंटरेक्ट करेंगे, मतलब इनके पास एक रिस्पेक्टिव सोशल रोल होता है, उसी के थ्रू जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। आप हस्बैंड एंड वाइफ, फादर एंड मदर, सन एंड डॉटर, ब्रदर एंड सिस्टर, क्रिएटिंग अ कॉमन कल्चर, और जिस वजह से जो है वो एक कॉमन कल्चर को क्रिएट करते हैं। मतलब एक रिस्पेक्टिव सोशल रोल होता है, हस्बैंड एंड वाइफ का होता है, फादर एंड मदर का होता है, सन एंड डॉटर का होता है, ब्रदर एंड सिस्टर का होता है, ठीक, मदर एंड सन का होता है, कुछ भी हो सकता है, जितने भी रोल होते हैं, जितने भी रिलेशन होते हैं, वो सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक। तो बर्जर एंड लॉकी की डेफिनेशन ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, तो डेफिनेशन आपको याद रखना है, क्योंकि डेफिनेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। कुछ की पॉइंट आप याद रख सकते हैं, की पॉइंट से डेफिनेशन आपको आसानी से याद हो जाते हैं, ठीक। तो बर्जर एंड लोकी ने किस तरह से डिफाइन किया है फैमिली को, यानी कि परिवार को? परिवार या विवाह रक्त या गोद लेने के संबंध से जुड़े व्यक्तियों का एक समूह। तो परिवार क्या है? विवाह, रक्त या गोद लेने के बंधन से जुड़े व्यक्तियों का एक समूह, ठीक, चाहे वो विवाह से जुड़े होते हैं, चाहे रक्त से जुड़े होते हैं, चाहे गोद लेने से जुड़े होते हैं, ठीक। ये व्यक्तियों का एक समूह होता है जो एक ही परिवार का गठन करता है, जो क्या करता है, एक ही परिवार का गठन करता है, और पति पत्नी, पिता और माता, पुत्र और पुत्री, भाई और बहन की अपनी अपनी सामाजिक भूमिकाओं में एक दूसरे के साथ, तो ये अपनी अपनी सामाजिक भूमिकाएं, मतलब चाहे वो पिता है तो पुत्र से कैसे बातचीत करना है, उनकी अलग भूमिका होती है, पिता है तो वाइफ से कैसे बात करना है, यानी कि हस्बैंड है तो वाइफ से कैसे बात करना है, ये उनकी अलग भूमिका होती है, ठीक। तो एक दूसरे के साथ अपनी भूमिका में रहते हुए ही वो बात करते हैं, ठीक, बातचीत करते हैं और अंतर संचार करते हैं, एक समान संस्कृति का निर्माण करते हैं, और उसके साथ साथ जो है एक समान संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो अगर आप ये सिर्फ याद रख लीजिए कि दे फॉर्म कॉमन कल्चर, तब भी आप आंसर कर सकते हैं। सिर्फ एक वर्ड याद रख लीजिए कि ये एक समान संस्कृति का निर्माण करते हैं, ठीक। तो बर्जर एंड लोकी के डेफिनेशन आप आसानी से बता सकते हैं एग्जाम में, ठीक। तो ऐसी सारे डेफिनेशन को पूरा पूरा नहीं याद करना होता है, आपको कुछ की पॉइंट्स याद रखने होते हैं बस। एलियट एंड मैरिल ने किस तरह से डिफाइन किया है? एलियट एंड मैरिल ने कैसे डिफाइन किया है फैमिली को? ठीक, फैमिली इज द बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो फैमिली क्या है? एक बायोलॉजिकल सोशल यूनिट है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन, ठीक, जिसमें हस्बैंड और वाइफ और चिल्ड्रन होते हैं। तो इन्होंने बहुत छोटी डेफिनेशन बताई है फैमिली की, और कहा है कि फैमिली इज अ बायोलॉजिकल सोशल यूनिट। तो फैमिली क्या है? एक बायोलॉजिकल सोशल यूनिट है, कंपोज ऑफ, मतलब इसमें क्या कौन कौन लोग होते हैं? हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन, ठीक। परिवार पति पत्नी और बच्चों से बनी जैविक सामाजिक इकाई है, ठीक। तो परिवार क्या है? पति पत्नी और बच्चों से बनी जैविक सामाजिक इकाई होती है, ठीक? तो ये सारी डेफिनेशन हो गई फैमिली की। हम लोग एक बार और देख लेते हैं किन किन के डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक, वो आपको याद रखना है। सबसे पहले हम लोगों ने मैकाइवर की डेफिनेशन पढ़ा है, उसके बाद रॉबर्ट बेयरस्टेट की डेफिनेशन, एमएफ लिंकोव, किंसले डेविस, बर्जर एंड लॉकी, उसके बाद हम लोगों ने एलियट एंड मैरिल की डेफिनेशन पढ़ा है, ठीक। तो ये सारे डेफिनेशन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इनकी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। परिवार के लक्षण कौन कौन से होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली में सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? फैमिली इज अ यूनिवर्सल ग्रुप। फैमिली क्या है? एक यूनिवर्सल ग्रुप होता है। यूनिवर्सल ग्रुप मतलब कि सारे समाज में पाया जाता है, ठीक? ये सारे समाज में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन सम फॉर्म आर द अदर इन ऑल टाइप ऑफ सोसाइटी। मतलब इनके फॉर्म बदल सकते हैं, हो सकता है फैमिली के फॉर्म बदल जाए, मतलब फैमिली के टाइप्स बदल जाए, लेकिन लगभग हर सोसाइटी में पाए जाते हैं, ठीक। फैमिली के प्रकार बदल सकते हैं लेकिन फैमिली हर सोसाइटी में पाई जाएगी, वेदर प्रिमिटिव और मॉडर्न, चाहे सोसाइटी प्रिमिटिव हो या मॉडर्न हो,
हर सोसाइटी में फैमिली पाई जाएगी। ये परिवार के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि फैमिली जो है वो क्या है, यूनिवर्सल ग्रुप है जो लगभग हर समाज में पाई जाती है, किसी भी फॉर्म में पाई जाती हो, मतलब फॉर्म चेंज हो सकता है, मतलब तरीके बदल सकते हैं, टाइप्स बदल सकते हैं, लेकिन लगभग हर सोसाइटी में पाई जाएंगी। और पुरानी या नहीं कोई भी सोसाइटी हो, प्रिमिटिव हो या मॉडर्न हो, कोई भी सोसाइटी हो, हर सोसाइटी में फैमिली पाई जाती है। ठीक। परिवार एक सार्वभौमिक समूह, तो परिवार क्या है, एक सार्वभौमिक समूह। ठीक। ये किसी न किसी रूप से सभी प्रकार के समाजों में, चाहे वो आदिम हो या आधुनिक, पाया जाता है। ठीक। तो परिवार हर समाज में पाया जाता है। इसके रूप बदल सकते हैं, हो सकता है एक समाज में परिवार का रूप अलग हो, दूसरे समाज में परिवार का रूप अलग हो, लेकिन ये हर समाज में पाया जाएगा, चाहे वो आदिम समाज हो या आधुनिक समाज हो। ठीक। चाहे वो आदिम समाज हो या आधुनिक समाज हो, परिवार उस समाज में पाया ही जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि उसका रूप बदला हुआ हो, लेकिन वो पाया जाएगा। इसीलिए परिवार को कहा जाता है कि ये एक सार्वभौमिक समूह है। ठीक। परिवार क्या है, एक सार्वभौमिक समूह। ठीक। अ फैमिली इज बेस्ड ऑन मैरिज। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अ फैमिली इज बेस्ड ऑन मैरिज। एक फैमिली जो मैरिज के बेस पे होती है, विच रिजल्ट इन मेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू एडल्ट ऑफ अपोजिट सेक्स। जो किस लिए होती हैं, दो अपोजिट सेक्स के बीच में मेटिंग रिलेशनशिप होता है, मतलब उनके बीच में यौन संबंध होते हैं, उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं। ठीक। तो ऐसी फैमिली जो मैरिज के बेस पे होती है, उनमें दो पार्टनर्स को सेक्सुअल रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है। तो फैमिली क्या करता है, दो पार्टनर को सेक्सुअल रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है जो अपोजिट सेक्स के होते हैं। ठीक। आल्दो देखिए, अब इसमें परिवार के फॉर्म्स कैसे बदलते हैं। अब बहुत सारे समाज में जो है सेम सेक्स के मतलब पार्टनर्स पाए जाते हैं। ठीक। आपको पता होगा कि आप जो है सेम सेक्स मैरिजेज होने लगी है। आल्दो अभी बहुत कंट्रोवर्शियल है ये कि उसको फैमिली माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, लेकिन अभी भी मतलब आप ये नहीं उसको मतलब इनकार नहीं कर सकते कि ऐसी फैमिलीज नहीं पाई जाती, ठीक, पाई जा रही हैं। ठीक। A family is based on marriage which result in mating relationship between two adult of opposite sex। मतलब दो एडल्ट जो अपोजिट सेक्स के हैं, उनके बीच में मैटिंग रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है फैमिली। मैटिंग रिलेशनशिप मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है। ठीक। एक परिवार विवाह पर आधारित होता है। परिवार ऐसा परिवार जो विवाह पर आधारित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप विपरीत लिंग के दो वयस्कों के बीच एक संबंध होता है। ठीक। तो इनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप यानी कि संभोग संबंध होता है। ठीक। यौन संबंध होता है इनके बीच में, जो दो विपरीत लिंग के लोग होते हैं, दो विपरीत लिंग के व्यस्क होते हैं, उनके बीच में जो है यौन संबंध प्रोवाइड करता है। यौन संबंध मतलब हाँ, क्या कहेंगे उसको, प्रोवाइड करता है परिवार। ठीक। मतलब उसके लिए परमिशन देता है, उसके लिए आपको मतलब एक तरह से इजाज़त देता है कि आप मेटिंग रिलेशनशिप यानी कि संभोग रख सकते हैं एक दूसरे से। ठीक। तो ऐसा परिवार जो जो विवाह पे आधारित होता है, वो आपको जो है यानी कि जो फैमिली के मेंबर हैं, जो अपोजिट सेक्स के लोग होते हैं, उनके बीच में जो है यौन संबंध के लिए परमिशन देता है। ठीक। तो ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है फैमिली की। तीसरा है एवरी फैमिली प्रोवाइड्स एन इंडिविजुअल विद अ नेम एंड हेंस इट इज अ सोर्स ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक। तो हर फैमिली हर इंडिविजुअल को एक नाम देती है। ठीक। जैसे मेरा नाम अगर कुछ होगा, तो वो मेरी फैमिली से रिलेटेड होगा, मेरी फैमिली में ही उस नाम को दिया होगा। ठीक। तो फैमिली की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो हर इंडिविजुअल को नाम देती है। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक सोर्स ऑफ नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर मतलब, नोमेनक्लेचर किसको कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं किसी चीज को नाम देना। ठीक। किसी चीज का नाम देना। ठीक। नोमेनक्लेचर मतलब नाम देना किसी चीज का। तो फैमिली क्या है, एक सोर्स ऑफ नोमेनक्लेचर है, मतलब ये हर इंडिविजुअल को जो उस फैमिली में पैदा होता है उसको एक नाम देते हैं। ठीक। प्रत्येक परिवार एक व्यक्ति को, और वो फैमिली का नाम भी आपके साथ जुड़ा होता है। एक तो आपका अपना नाम होता है, दूसरा उसके बाद फैमिली का नाम भी आपके साथ जुड़ा होता है। हर फैमिली का एक यूनिक नेम होता है, जो जिससे आपको पता चल जाता है कि ये फला फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक। तो उस नाम, वो भी नाम देते हैं। एक पर्सनल नाम तो होता ही आपका, उसके साथ साथ जो है आपका फैमिली नेम भी आपसे जुड़ा होता है। ठीक। तो ये एक तरह से सोर्स ऑफ नोमेनक्लेचर है, मतलब एक नाम देने का सोर्स है फैमिली।
ठीक, तो ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि हमको नाम भी प्रोवाइड करता है। प्रत्येक परिवार एक व्यक्ति को एक नाम प्रदान करता है और इसलिए ये नामकरण का एक स्रोत है। ठीक, तो प्रत्येक परिवार जो है हर व्यक्ति को नाम प्रदान करता है। मतलब आपका नाम जो है आपके परिवार ने ही दिया होगा। ठीक, आपके परिवार ने ही आपको नाम दिया होगा, चाहे वो किसी और से पूछ के दिया हो, लेकिन आपके परिवार ने ही वो नाम दिया होता है। ठीक है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि परिवार जो है वो क्या है, नामकरण का एक स्रोत है। ठीक, परिवार जो है वो क्या है, नामकरण का एक स्रोत है। मतलब ये हर व्यक्ति को कुछ न कुछ नाम देता है। ठीक, फैमिली इज द ग्रुप थ्रू विच डिसेंट और एंसेस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड। और फैमिली एक ऐसा ग्रुप है जहां से आप अपना डिसेंट या एंसेस्ट्री जो है आप ट्रेस कर सकते हैं। मतलब हम अपने पूर्वज को कहाँ से जोड़ते हैं, हम फैमिली से ही जोड़ते हैं ना। फैमिली से ही हम अपने पूर्वजों को या एंसेस्टर को जो है जोड़ते हैं, और अपना डिसेंट जो है हम लोग फैमिली से ही जोड़ते हैं। ठीक, परिवार वो समूह है जिसके माध्यम से वंश या वंश का पता लगाया जाता है। तो वंश का पता कैसे लगाया जाता है, फैमिली के माध्यम से ही पता लगाया जाता है। ठीक, तो हम अपनी फैमिली के वंश को ही ट्रेस करते हैं, किसी और की फैमिली के वंश से अपना वंश अपना एंसेस्ट्री अपना डिसेंट तो नहीं ट्रेस करते हैं। ठीक, तो फैमिली ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ से हम अपना एंसेस्ट्री या डिसेंट जो है ट्रेस करते हैं, यानी कि अपना वंश जो है हम लोग फैमिली से ही, परिवार से ही पता लगाते हैं। ठीक, तो ये चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स है फैमिली की। नेक्स्ट है, फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप इन एनी इंडिविजुअल लाइफ। किसी भी इंडिविजुअल्स की लाइफ में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप कौन सा होता है, हम लोगों ने डेफिनेशन में भी देखा है कि फैमिली क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है। ठीक, किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिवार सबसे महत्वपूर्ण समूह होता है। ठीक, परिवार किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा होता है, परिवार होता है। हम कहते नहीं है कि हम, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मेरी फैमिली। ठीक, तो फैमिली क्या है, आपके जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण समूह होता है, उनमें सबसे ज्यादा कौन है, फैमिली, परिवार। ठीक, फैमिली ही सबसे महत्वपूर्ण परिवार ग्रुप होता है, समूह होता है आपके जीवन में। ठीक, फैमिली इज द मोस्ट बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट ग्रुप इन प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन के लिए जो भी हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, वो कौन करता है, फैमिली ही करता है। ठीक, तो फैमिली क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक ग्रुप होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन के लिए, क्योंकि प्राइमरी सोशलाइजेशन आपको फैमिली ही प्रोवाइड करती है। ठीक, किसी भी इंडिविजुअल का जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है वो फैमिली में ही होता है। ठीक, व्यक्ति के प्राथमिक समाजीकरण में परिवार सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण समूह होता है। तो व्यक्ति के प्राथमिक समाजीकरण में, यानी कि जो उसका शुरुआती समाजीकरण होता है, उसमें परिवार ही उसका समाजीकरण करता है, प्राथमिक समाजीकरण करता है। और इसीलिए जो है परिवार ये सबसे महत्वपूर्ण समाजीकरण का समूह है। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण समाजीकरण का समूह है। ठीक, तो फैमिली क्या है, प्राथमिक समाजीकरण का में परिवार सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण समूह है। एक बुनियादी और महत्वपूर्ण समूह है। ठीक, 7, अ फैमिली इज जनरली लिमिटेड इन साइज। फैमिली जो है आमतौर पर साइज में लिमिटेड होती है, इवन लार्ज भी हो सकती है। ठीक, जॉइंट एंड एक्सटेंडेड फैमिलीज होती है। ठीक, तो जॉइंट फैमिली भी होती हैं, एक्सटेंडेड फैमिली होती हैं, लेकिन साइज जो है इनकी लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं कि फैमिली की बहुत बड़ी साइज होती है। ठीक है, एक लिमिटेड साइज होती है, लार्ज भी हो सकती हैं, जॉइंट भी हो सकती हैं, एक्सटेंडेड भी हो सकती हैं। ठीक, एक परिवार आमतौर पर आकार में सीमित होता है, यहाँ तक कि बड़े संयुक्त और विस्तारित परिवार भी हो सकते हैं। ठीक, बड़े संयुक्त संयुक्त और विस्तारित परिवार भी हो सकते हैं। आठवीं कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी कि आठवीं विशेषता क्या है, द फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप इन सोसाइटी। तो सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप कौन सा होता है, फैमिली। इट इज द न्यूक्लियस ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन। ये सभी इंस्टीट्यूशन का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस किसको कहते हैं, आपने पढ़ा सेल के बारे में, जो बायोलॉजिकल सेल होता है, तो सेल क्या है, सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ। ठीक, सेल क्या है, मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ। कोशिकाएं जो होती हैं आपके बॉडी में, आपके जिस्म में जो कोशिकाएं हैं वो क्या है, सबसे बेसिक होती है।
तो इसी तरह फैमिली जो है सोसाइटी का एक बेसिक पार्ट होता है। अब ये कोशिकाओं में जो है एक न्यूक्लियस पाया जाता है, एक सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है जो सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह सोसाइटी के लिए जो है फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक इसीलिए जो केंद्र होता है, कोशिका केंद्र जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए कहा गया है कि जो परिवार है वो एक समाज का कोशिका केंद्र है। ठीक, कोशिकाएं जो होती हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारे जिस्म को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है? कोशिकाएं होती हैं। अब उन कोशिकाओं का केंद्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उन कोशिकाओं का केंद्र यानी कि सेल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सेल का जो न्यूक्लियस है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस सेल के लिए। तो इसी तरह सोसाइटी के लिए फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये सारे इंस्टीट्यूशन का क्या है? न्यूक्लियस है। सारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? न्यूक्लियस है। और सारे ग्रुप का क्या है? न्यूक्लियस। ठीक, परिवार समाज का सबसे महत्वपूर्ण समूह है। ये सभी संस्थानों, संगठनों और समूहों का केंद्र होता है। ठीक, तो ये सभी संस्थानों, संगठनों और समूहों का केंद्र होता है। तो इतना इम्पोर्टेंट होता है फैमिली कि सारे इंस्टीट्यूशन का न्यूक्लियस होता है, सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे ग्रुप का न्यूक्लियस होता है। ठीक, मतलब सारे संस्थान, संगठन और समूहों का केंद्र होता है। फैमिली इज बेस्ड ऑन इमोशंस एंड सेंटिमेंट। फैमिली जो होती है वो ज्यादातर किस बेस पे होती है? इमोशंस जुड़े होते हैं। आपकी फैमिली के साथ आपके इमोशंस जुड़े होते हैं, सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं। ठीक, तो ज्यादातर फैमिली जो है वो किस पे बेस होती है? वो इमोशन और सेंटिमेंट पे बेस होती है। यहाँ पे कोई रेशनल चीजें नहीं होती, सारी चीजें इमोशनल बेसिस पे होती है। ठीक, मेटिंग, प्रोक्रिएशन। तो यहाँ पे मेटिंग होता है मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है। प्रोक्रिएशन मतलब बच्चों को पैदा किया जाता है फैमिली में ही। मैटरनल एंड फ्रेटरनल डिवोशन होता है। ठीक, मैटरनल या फ्रेटरनल डिवोशन होता है, लव होता है एंड अफेक्शन होता है। लव एंड अफेक्शन आर द बेसिस ऑफ फैमिली टाइप। ठीक, फैमिली टाइप्स के लिए सबसे बेसिक टाइप्स कौन सा होता है? मेटिंग, प्रोक्रिएशन, मैटरनल एंड फ्रेटरनल डिवोशन, लव एंड अफेक्शन, इमोशन, सेंटिमेंट, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, परिवार में भावनाओं और भावनाओं पर आधारित है। ठीक, परिवार जो है वो आपके भावनाओं पर आधारित होते हैं। ठीक, आपकी भावनाओं पर परिवार आपका आधारित होता है, जिसमें संभोग, संतानोत्पत्ति, मातृ और भातृ भक्ति, ठीक, प्रेम और स्नेह पारिवारिक संबंधों में आधारित होते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है परिवार के संबंध में सबसे आधारित होते हैं कि मतलब प्रेम और स्नेह और मातृ और भातृ भक्ति होना चाहिए। मतलब माता और पिता की भक्ति होती है इसमें। संतानोपत्ति होती है, संभोग होता है। ठीक, और ज्यादातर जो है परिवार का बेस जो होता है, परिवार जो है वो किस पे निर्भर होता है? ज्यादातर भावनाओं पर निर्भर होता है। यहाँ पे कोई रेशनल थिंकिंग नहीं होती है। ठीक, 10th है, द फैमिली इज अ यूनिट ऑफ इमोशनल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो फैमिली क्या है? एक यूनिट है इमोशनल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये आपको इमोशनली भी सपोर्ट करती है और इकोनॉमिकली भी आपको सपोर्ट करती है। ठीक, तो आपकी फैमिली आपको इमोशनली भी, आप अगर बहुत सैड हैं तो ये आपको इमोशनली सपोर्ट करती है और इकोनॉमिकली तो सपोर्ट करती ही करती है। ठीक, तो फैमिली आपका क्या करती है? इमोशनली और इकोनॉमिकली दोनों तरीके से आपको कोऑपरेट करती है। ठीक, परिवार भावनात्मक और आर्थिक सहयोग की इकाई है। परिवार भावनात्मक और आर्थिक सहयोग की इकाई होती है। या इसका मतलब क्या हुआ कि परिवार जो है आपको भावनात्मक तरीके से भी आपका सहयोग करती है और आर्थिक तरीके से भी आपका सहयोग करती है। ठीक, भावनात्मक भी होती है और आर्थिक भी होती है, दोनों तरीके का सहयोग आपको परिवार से मिलता है। ईच मेंबर ऑफ फैमिली शेयर्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर मेंबर के पास कुछ ना कुछ ड्यूटी और कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फैमिली में जितने भी मेंबर होते हैं उनके पास कुछ ना कुछ ड्यूटीज और कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा होती है। ठीक, परिवार के प्रत्येक सदस्य कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को साझा करते हैं। ठीक, अलग अलग जिम्मेदारी अलग अलग लोगों के पास होती है, अलग अलग कर्तव्य होते हैं लोगों के पास। ठीक, तो अलग अलग कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को साझा करते हैं परिवार के जो भी सदस्य होते हैं। जैसे फादर का काम क्या है? बाहर से कमा के लाना। माँ का काम है घर में खाना पकाना। जनरली जो इंडियन सोसाइटी में पाया जाता है वो यही है। ठीक, हाल तो अभी थोड़ा सा चेंज होने लगे हैं कि मतलब और अब जो है औरतें भी कमाने लगी हैं जाके बाहर। तो इकोनॉमिक सपोर्ट एक तरह से वो लोग भी देने लगी हैं फैमिली को। लेकिन जो ट्रेडिशनल फैमिली है वो ज़्यादातर यही है
कि सबकी जिम्मेदारी अलग अलग होती है और जिम्मेदारियां इसी तरह से बनी होती है कि घर के बाहर जो है वो जो मेल मेंबर होते हैं वो घर के बाहर काम करते हैं, घर के बाहर की जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अदा करते हैं, और घर के अंदर की जो जिम्मेदारियां होती हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो ड्यूटीज होती हैं, वो कौन करता है, वो जो फीमेल मेंबर होते हैं। ठीक। एवरी फैमिली इज मेड अप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। हर फैमिली जो है किससे बनी होती है, हस्बैंड और वाइफ, एंड आर वन और मोर चिल्ड्रन। ठीक, या तो एक या उससे ज्यादा बच्चे होंगे या नहीं होंगे। ठीक, बोथ नेचुरल एंड अडॉप्टेड, चाहे वो नेचुरल होंगे चाहे अडॉप्टेड होंगे। ठीक, तो ऐसा नहीं कि फैमिली में सिर्फ जो नेचुरल बच्चे हैं उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा, जो अडॉप्टेड है वो भी आपके फैमिली के पार्ट होते हैं, उनको भी फैमिली में कंसिडर किया जाता है। तो फैमिली में हमेशा कौन कौन लोग होते हैं, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रेन, चाहे वो अडॉप्टेड हो चाहे नेचुरल। ठीक, प्रत्येक परिवार पति और पत्नी और या एक से अधिक बच्चों से बनता है। ठीक, तो परिवार में पति पत्नी तो होते ही हैं, लेकिन उनके साथ बच्चों के साथ बच्चे भी होते हैं, चाहे एक हों या उससे अधिक हों, चाहे वो बच्चे प्राकृतिक हों या दत्तक हों। दत्तक मतलब जिनको कहीं से अडॉप्ट किया गया। ठीक, तो प्राकृतिक भी हो सकते हैं या दत्तक भी हो सकते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि जो ऐसे बच्चे हैं जिनको अडॉप्ट किया गया है, जिनको कहीं से लाया गया है, किसी दूसरे के बच्चे थे फिर उसको आपने अडॉप्ट कर लिया है, ठीक, तो उनको आपकी फैमिली में नहीं कंसीडर किया जाएगा, लेकिन उनको किया जाता है। ठीक, ऐसा नहीं है, उनको आप फैमिली से अलग नहीं समझ सकते, उनको फैमिली का पार्ट ही माना जाता है, और लीगल भी होते हैं। ठीक, लीगल तरीके से भी, मतलब लॉ भी इसको कंसीडर करता है। इवन प्रॉपर्टीज भी ट्रांसफर होती हैं, तो वही अडॉप्टेड चिल्ड्रेन को भी ट्रांसफर होती है। ठीक, 13 कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब ये इतनी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स लाने का मतलब ये है कि किसी भी कैरेक्टरिस्टिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो आपको पूरा तो नहीं याद करना होता है, लेकिन आपके माइंड में जब सारी चीजें रहेंगी ना, तो फैमिली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप आंसर कर सकते हैं। ठीक, ईच फैमिली इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सोशल रोल। हर फैमिली जो है अलग अलग सोशल रोल से बनी हुई होती है। ठीक, लाइक दोज ऑफ हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, चिल्ड्रेन, ब्रदर एंड सिस्टर। सारे लोगों का अलग सोशल रोल होता है। ठीक, हस्बैंड का अलग होगा, वाइफ का अलग होगा, मदर का अलग होगा, फादर का अलग होगा, चिल्ड्रेन का अलग होगा, ब्रदर का अलग होगा, सिस्टर का अलग होगा। ठीक, प्रत्येक परिवार विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं से बना होता है, जैसे पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, भाई या बहन। ठीक, तो सबका अलग अलग सामाजिक भूमिकाएं होती हैं, सारे लोग अपनी अपनी सामाजिक भूमिकाओं को निभाते हैं, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, माता हो, पिता हो, बच्चे हो, भाई हो या बहन हो। ठीक, नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ फैमिली। तो फंक्शंस ऑफ फैमिली में क्या आता है, परिवार के कार्य कौन कौन से होते हैं। फंक्शंस ऑफ फैमिली यानी कि परिवार के कार्य। फैमिली इज अ यूनिट थ्रू विच प्रोक्रिएशन टेक्स प्लेस। तो फैमिली का फंक्शन क्या है, फैमिली एक ऐसी यूनिट है जहाँ पे प्रोक्रिएशन होता है, यानी कि बच्चों का प्रोडक्शन होता है, बच्चों का प्रोक्रिएशन होता है। ठीक, परिवार एक इकाई है जिसके माध्यम से संतानुपत्ति होती है, मतलब यहाँ पे संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक, तो एक पहला फंक्शन ये हो गया कि बच्चों को पैदा करना, यानी कि बच्चों का प्रोक्रिएशन करना, बच्चों को उत्पन्न करना, ये परिवार का पहला कार्य होता है। ठीक, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, रेगुलेट एंड कंट्रोल इन अ फैमिली। तो फैमिली में जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन मतलब कि अपने जैसे किसी अन्य को पैदा करना, इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक, मतलब बच्चों को पैदा करना, ये क्या है, एक तरह से रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को यहाँ पे फैमिली में क्या किया जाता है, इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है, मतलब आपको एक पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज बेस पे जो है रिप्रोडक्शन का कार्य किया जाता है। रेगुलेटेड होता है एंड कंट्रोल इन अ फैमिली। रेगुलेट और कंट्रोल कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं जिस फैमिली में पैदा हो रहे हैं उसी फैमिली से रिलेटेड होते हैं, और उसी फैमिली के जरिए उनको लीगल मतलब एक्सेप्टेंस मिलती है। ठीक, तो इंस्टीट्यूशनलाइज होता है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, यहाँ पे रेगुलेट भी होता है और कंट्रोल भी होता है फैमिली। ठीक, प्रजनन की प्रक्रिया एक परिवार में संस्थागत
तो एक परिवार में जो प्रजनन की प्रक्रिया है उसको संस्थागत किया जाता है, विनियमित किया जाता है और नियंत्रित किया जाता है। ठीक, तो ये चीजें आप याद रखिएगा, ये भी जो है फंक्शंस ऑफ फैमिली में आता है। फैमिली हेल्प्स इन प्रोपोगेशन ऑफ ह्यूमन स्पेसीज एंड परपेचुएशन ऑफ ह्यूमन रेस। ठीक, तो फैमिली जो है ह्यूमन स्पेसीज को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ठीक, और परपेचुएशन ऑफ ह्यूमन रेस, और ह्यूमन रेस को भी आगे बढ़ाने में मदद करता है। ठीक, मतलब कि फैमिली एक तरह से ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है उसको आगे बढ़ाती है। ठीक, अगर फैमिली ना हो तो ह्यूमन की पॉपुलेशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ठीक, ह्यूमन स्पेसीज का प्रोपोगेशन मतलब ह्यूमन एक स्पेसीज है, एक स्पेसीज के तौर पे यहाँ पे है वर्ल्ड में। ठीक, अगर वहाँ पे प्रोक्रिएशन ना हो, रिप्रोडक्शन ना हो, तो एक टाइम के बाद वो स्पेसीज खत्म हो जाएगी। इसीलिए फैमिली जो है एक काम करती है, एक फैमिली का जो मेन फंक्शन एक ये भी है कि ये जो है ह्यूमन स्पेसीज को प्रोपोगेट करती है। ठीक, और उसको परपेचुएट करती है। ठीक, परिवार मानव प्रजाति के प्रसार और मानव जाति के अस्थायीकरण में मदद करता है। ठीक, मतलब प्रसार करने में मतलब उसको बढ़ाने में, और अस्थायीकरण मतलब उसको बरकरार रखने में मदद करता है। ठीक, अगर बढ़ाने में सिर्फ बढ़ा दिया और उसका पालन पोषण नहीं कर रहा है तो वो खत्म हो जाएगा, उसका अस्थायीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक, तो सिर्फ प्रसार करना ही जरूरी नहीं है, उसका अस्थायीकरण करना भी जरूरी होता है। सिर्फ प्रोपोगेशन ही जरूरी नहीं है, उसका परपेचुएशन भी जरूरी होता है। ठीक, फैमिली प्रोवाइड एन इंडिविजुअल विद एन आइडेंटिटी। फैमिली जो है किसी भी इंडिविजुअल को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। आइडेंटिटी प्रोवाइड कैसे करती है? आपको नाम देती है। ठीक, और आपके नाम में फैमिली की भी एक आइडेंटिटी होती है, फैमिली का एक नाम भी आपके साथ जुड़ा होता है। ठीक, एक तरह से आपको आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है फैमिली। परिवार व्यक्ति को एक पहचान प्रदान करती है, मतलब आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं। आप क्या कहते हैं जब भी आपसे कोई पूछता है आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप अपने फैमिली का ही नाम बताते हैं। ठीक, तो एक तरह से आपकी पहचान क्या होता है? आपका फैमिली ही होता है, आपका परिवार ही होता है। ठीक, तो परिवार एक तरह से किसी भी व्यक्ति को पहचान प्रदान करता है। ठीक, कहते नहीं कि हम ठाकुर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो क्या है? एक तरह का पहचान प्रोवाइड कर रहा है, एक तरह की आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा है आपको। ठीक, it is through the family that every family name is carried on from one generation to another। ये फैमिली के थ्रू ही ये होता है कि फैमिली का जो नाम है वो एक जनरेशन के से दूसरी जनरेशन तक पहुंचता है। तो मैंने पहले ही बताया कि फैमिली का भी एक नाम होता है जो आपके नाम से जुड़ा होता है, तो वो नाम जो है आगे की पीढ़ियों तक कैसे पहुंचता है? वो नाम आगे की पीढ़ियों तक फैमिली के जरिए ही पहुंचता है। इट इज थ्रू द फैमिली दैट एवरी फैमिली नेम इज कैरिंग ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हर फैमिली का जो नेम है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कौन पहुंचाता है? फैमिली ही पहुंचाता है। तो ये भी एक फंक्शन है फैमिली का। परिवार के माध्यम से ही प्रत्येक परिवार का नाम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता है। ठीक, तो प्रत्येक परिवार का नाम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता है, किसके जरिए? परिवार के जरिए। ठीक, फैमिली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। तो फैमिली क्या है? रिस्पॉन्सिबल है चिल्ड्रेन को के प्रोडक्शन में और उस उनके अपब्रिंगिंग, चिल्ड्रेन के प्रोडक्शन में और उसके अपब्रिंगिंग में फैमिली ही रिस्पॉन्सिबल होती है। फैमिली ही बच्चों को पैदा करती है और उसकी देखभाल करती है, उसका पालन पोषण करती है। ठीक, बच्चों के उत्पादन और पालन पोषण के लिए परिवार जिम्मेदार है। ठीक, मतलब परिवार ही है जो बच्चों का उत्पादन करता है और उसी का उसका जो है पालन पोषण करता है। ठीक, तो बच्चों के उत्पादन और पालन पोषण के लिए परिवार जिम्मेदार होता है। उत्पादन और पालन पोषण के लिए परिवार जिम्मेदार होता है। फैमिली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। 7 है फैमिली इज एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। फैमिली क्या है? एक इम्पॉर्टेंट एजेंट है सोशलाइजेशन का।
ठीक, फैमिली के ज़रिए ही सोशलाइज़ेशन होता है, फैमिली ही सोशलाइज़ेशन करती है, तो ये भी एक तरह का फंक्शन है फैमिली का। ठीक, परिवार समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण एजेंट, परिवार जो है वो समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण एजेंट होता है, क्योंकि परिवार ही समाजीकरण करता है, प्राथमिक समाजीकरण जो होता है वो परिवार के ज़रिए ही होता है। ठीक, फैमिली इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन, फैमिली जो है वो एक इम्पोर्टेंट है एजेंट है कल्चरल ट्रांसमिशन का, मतलब ये कल्चर को ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ये कल्चर को ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। परिवार भी सांस्कृतिक प्रसारण का एक महत्वपूर्ण एजेंट है। ठीक, तो फैमिली जो है, परिवार जो है सांस्कृतिक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण एजेंट भी है। फैमिली इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन, मतलब जो आपका फैमिली का कल्चर होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कौन ट्रांसफर करता है, फैमिली ही करता है। ठीक, परिवार ही जो है वो सांस्कृतिक प्रसारण करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, मतलब एक वंश से दूसरे वंश में। ठीक, फैमिली इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, फैमिली क्या है, ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ होता है, मतलब ये आपको ताकत प्रोवाइड करता है, इमोशंस प्रोवाइड करता है, इमोशनल सपोर्ट आपको मिलता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है आपको फॉर इट्स मेंबर। ठीक है, तो उसके मेंबर के लिए जो है फैमिली क्या है, एक सोर्स होता है, किस चीज का सोर्स, स्ट्रेंथ का, इमोशन का एंड साइकोलॉजिकल। ठीक, परिवार अपने सदस्यों के लिए भावनात्मक और परिवार अपने सदस्यों के लिए भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक शक्ति का एक बड़ा स्रोत होता है। ठीक, मनोवैज्ञानिक शक्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है। फैमिली प्रोवाइड एन इंडिविजुअल विद अ होम, फैमिली जो है एक इंडिविजुअल को होम प्रोवाइड करता है एंड स्टेब्लिशेस एंड्योरिंग सोशल रिलेशनशिप, और जो है सोशल रिलेशनशिप को जो है स्टेब्लिश करता है। परिवार एक व्यक्ति को एक घर प्रदान करता है और अस्थायी सामाजिक संबंध स्थापित करता है। एक अस्थायी सामाजिक संबंध भी स्थापित करता है और उसके साथ साथ एक घर भी प्रदान करता है, कौन, परिवार। ठीक, द फैमिली इज द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, फैमिली में जो डिवीजन ऑफ लेबर का बेसिस होता है, मतलब फैमिली के जितने मेंबर होते हैं वो अलग अलग काम कर रहे होते हैं। ठीक, फैमिली में जो भी काम होना है, कौन कमा के लगाएगा लाएगा, कौन खाना बनाएगा, कौन घर की देखभाल करेगा, और भी दूसरे काम जो है वो कौन करेगा, ये सब फैमिली में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, सारे लोग अलग अलग काम कर रहे होते हैं। ठीक, तो फैमिली क्या है, बेसिस है डिवीजन ऑफ लेबर का, वेयर ऑल मेंबर हैव देयर ड्यूटीज, जहाँ पे सारे मेंबर के पास कुछ ना कुछ ड्यूटीज होती हैं। ऑल मेंबर्स हैव देयर ड्यूटीज, सारे मेंबर्स के पास कुछ ना कुछ ड्यूटीज होती हैं एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के टू जो है उनके पास कुछ ना कुछ ड्यूटीज और कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन होते हैं। जैसे फादर हैं तो उनकी ड्यूटीज या ऑब्लिगेशन क्या है, टुवर्ड्स देयर सन एंड देयर वाइफ। ठीक, उनके बच्चे और उनकी वाइफ, उनकी मतलब पत्नियों के लिए जो है उनके पास कुछ ड्यूटीज या ऑब्लिगेशन होते हैं, मतलब उनके लिए कमाना होता है। ठीक, या उनके लिए मतलब एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। तो ये फैमिली में जो है डिवीजन ऑफ लेबर होता है, जिसमें सारे लोगों की कुछ ना कुछ ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन होते हैं एक दूसरे के टुवर्ड्स। ठीक, परिवार श्रम विभाजन का एक आधार होता है, मतलब यहाँ पे श्रम विभाजित होते हैं, सारे लोग अलग अलग काम कर रहे होते हैं। ठीक, जहाँ सभी सदस्यों को एक दूसरे के प्रति, जहाँ पे सभी सदस्यों को एक दूसरे के प्रति कर्तव्य और दायित्व होते हैं, तब एक दूसरे के प्रति जो है कुछ ना कुछ कर्तव्य और दायित्व होते हैं। ठीक, अ फैमिली फुलफिल्स द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ इट्स मेंबर, फैमिली जो है इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करती है उसके मेंबर, मतलब आपको पैसों की ज़रूरत होती है तो कौन पूरा करता है, आपकी फैमिली ही तो देती है, कहीं किसी और की फैमिली से तो आप मांग नहीं सकते, किसी और की फैमिली तो आपके इकोनॉमिक नीड को पूरा करती नहीं है। तो आपकी जो फैमिली है वही आपकी इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करती है, आपको इकोनॉमिकली जो भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो भी इकोनॉमिक नीड्स होती हैं आपकी, वो कौन पूरा करता है, आपकी फैमिली ही पूरा करती है।
ठीक, एक परिवार अपने सदस्य की आर्थिक व्यवस्थाओं की पूर्ति करता है। एक परिवार जो है वो अपने सदस्य की किसी भी आर्थिक व्यवस्था को पूरी करता है। ठीक, जो भी आर्थिक व्यवस्था आर्थिक आवश्यकता आपकी होती है वो आपका परिवार ही आपको पूरा करके देता है। ठीक, फैमिली इज ट्रेडिशनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की। मतलब पारंपरिक तौर पे यानी कि ट्रेडिशनली जो है फैमिली जो है जो बच्चों का एजुकेशन है उसका जिम्मेदार कौन होता है, वो फैमिली ही होती है। फैमिली ही अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करती है। ठीक, तो एक तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करने का भी काम जो है वो किसका है, फैमिली का है। फैमिली इज ट्रेडिशनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक, परंपरागत रूप से परिवार बच्चों की शिक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, परंपरागत रूप से भी बच्चों की शिक्षा के लिए मतलब जो शिक्षा है बच्चों की, उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसको कौन कराएगा, वो परिवार ही कराएगा। ठीक, परंपरागत रूप से परिवार बच्चों की शिक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। 14 क्या है, फैमिली आल्सो हैज अ रिक्रिएशनल फंक्शन। फैमिली जो है आपको एक रिक्रिएशनल फंक्शन भी देता है। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। रिक्रिएशनल फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन जिसमें आपको मनोरंजन वगैरह जो होता है, जैसे मतलब फैमिली में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मैरिज फंक्शन होते हैं या बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, वो सब आप फैमिली में ही करते हैं, जिससे आपको आ, मनोरंजन का एक मतलब क्या कहेंगे टाइम मिल जाता है, तो वो फैमिली ही आपको प्रोवाइड करती है। रिक्रिएशनल फंक्शन जितने होते हैं वो फैमिली ही आपको प्रोवाइड करती है। अर्लियर मोस्ट रिक्रिएशन वॉज फैमिली बेस्ड। पहले जो है ज्यादातर रिक्रिएशन जो है वो फैमिली बेस्ड पे। अभी लोग जब जाके मतलब सिनेमा हॉल्स वगैरह में जाके मूवी वगैरह देख लेते हैं या बाहर जाके मतलब स्टेडियम वगैरह पे जाके मैच देख लेते हैं। ठीक, तो वो भी एक तरह का रिक्रिएशनल फंक्शन है, लेकिन पहले के ज़माने में ज़्यादातर जो रिक्रिएशनल फंक्शन होते थे वो फैमिली ही करती थी। ठीक, वो फैमिली के बेस पे ही होते थे। ठीक, परिवार में मनोरंजन समारोह भी होता है। तो मनोरंजन समारोह जो है वो परिवार में होता है। पहले अधिकांश मनोरंजन समारोह जो है वो परिवार पे आधारित होते थे। ठीक, जितने भी मनोरंजन होते थे वो ज़्यादातर परिवार पे आधारित होते थे। मतलब पहले परिवार ही आपको आपके मनोरंजन के लिए भी जिम्मेदार होता था। अब लोग जो है सिनेमा हॉल या मतलब और भी बहुत सारे रिक्रिएशनल चीज़ें हैं, जिम वगैरह है या और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मतलब आप दूसरे इंस्टीट्यूशन भी इसको पूरा करने लगे हैं, लेकिन पहले ज़्यादातर जो मनोरंजन के समारोह होते थे या मनोरंजन के जो भी कार्य होते थे वो परिवार के बेस पे ही होते थे। ठीक, ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ फैमिली। ठीक, टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ फैमिली। जस्ट अ मिनट। तो टाइप्स ऑफ फैमिली में हम लोग देखेंगे, क्योंकि टाइप्स ऑफ फैमिली में हम लोग को बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप्स होते हैं। फैमिली में अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक, टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ फैमिली, परिवार के प्रकार या रूप कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन बर्थ। बर्थ के बेस पे फैमिली के कितने टाइप होते हैं, जन्म के आधार पर फैमिली के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहले आता है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन
द फैमिली इन विच एन इंडिविजुअल इज बॉर्न इज हिज फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। एक इंडिविजुअल जिस फैमिली में पैदा होता है वो फैमिली उसका क्या है, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। ठीक, तो जो भी इंडिविजुअल है वो जिस भी फैमिली में पैदा हुआ है, ठीक, वो फैमिली उसका क्या हो जाएगी, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन हो जाएगा। ठीक, तो ये फैमिली के टाइप्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और बेस्ड पे भी पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इसको। जन्म के आधार पर परिवार कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है अभिविन्यास का परिवार। अभिविन्यास का परिवार, ठीक, अभिविन्यास का परिवार में क्या होता है, जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म होता है वो उसका जन्मुखीकरण परिवार होता है। अभिविन्यास नहीं होगा बल्कि जन्मुखीकरण। जन्मुखीकरण परिवार कौन सा होता है? जिस फैमिली में एक व्यक्ति पैदा होता है वो उसका जन्मुखीकरण परिवार होता है। या अभिविन्यास भी याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम में दे सकता है। अभिविन्यास परिवार या जन्मुखीकरण परिवार वो होता है जिस परिवार में कोई आदमी पैदा होता है। ठीक, कोई व्यक्ति जिस परिवार में पैदा होता है वो उसका अभिविन्यास परिवार या जन्मुखीकरण परिवार होता है, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन होता है। ठीक, बाई बर्थ आप कह सकते हैं, बाई बर्थ जो होता है वो आपका फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन होता है, जन्म से। और दूसरा क्या है, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, प्रजनन का परिवार। द फैमिली वेयर एन इंडिविजुअल सेट अप आफ्टर हिज और हर मैरिज इज हिज और हर फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। जहाँ पे जो है शादी के बाद कोई आदमी सेटल होता है, ऐसी फैमिली को क्या कहा जाता है, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। तो जहाँ पे पैदा हुआ वो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन हो गया, जहाँ पे वो मैरिज के थ्रू सेटअप हुआ वो फैमिली क्या है, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन हो गया। ठीक, वो फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन यानी कि प्रजनन का परिवार हो जाएगा। जिस परिवार में एक व्यक्ति अपनी शादी के बाद स्थापित होता है, ठीक, तो जिस परिवार में एक व्यक्ति अपनी शादी के बाद स्थापित होता है वो उसका संतानोत्पत्ति का परिवार होता है। वो उसका संतानोत्पत्ति का परिवार होता है, मतलब कि जहाँ पे वो संतान की उत्पत्ति करता है। ठीक, प्रजनन का परिवार जिसको कह सकते हैं। ठीक, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन मतलब शादी करके जहाँ वो स्थापित होता है, विवाह के बाद जहाँ वो स्थापित होता है उसको क्या कहा जाता है, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन यानी प्रजनन का परिवार कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट बेस क्या है, बेस्ड ऑन मैरिज। मैरिज के बेस पर फैमिली कौन कौन सी होती है? विवाह के आधार पर फैमिली कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले आता है मोनोगैमस फैमिली। आपने कल पढ़ा मैरिज के टाइप्स, मैरिज के टाइप में आपने पढ़ा है मोनोगैमी। ठीक, मोनोगैमस यानी कि एक विवाही फैमिली, ऐसी फैमिली जहाँ पे एक विवाह होता है, मतलब एक ही पत्नियां होती हैं या पति होते हैं। ठीक, दिस फैमिली कंसिस्ट ऑफ वन हस्बैंड एंड वन वाइफ। सिर्फ वन हस्बैंड और वन वाइफ होते हैं यहाँ पे। ठीक, इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन, और उनके बच्चे होते हैं। एंड इज बेस्ड ऑन मोनोगैमस फैमिली, और ये जो है मोनोगैमस फैमिली होती है जहाँ पे सिर्फ एक हस्बैंड और एक ही वाइफ होते हैं, ऐसी फैमिली को मोनोगैमस फैमिली कहा जाता है। ठीक, एक परिवार में बच्चों सहित एक पत्नी और एक पति होते हैं, और ये एकल विवाह पर आधारित होता है। एकल विवाह पर आधारित होता है मतलब यहाँ पे एक ही विवाह होते हैं, पति या पत्नी दोनों के सिर्फ एक विवाह होते हैं। मतलब अगर पति है तो उसकी एक ही पत्नी होगी, पत्नी है तो उसके एक ही पति होगा। ठीक, ऐसी फैमिली को मोनोगैमी से रिलेटेड है। मोनोगैमी टाइप्स ऑफ मैरिज में हम लोगों ने देखा है मोनोगैमी। तो मोनोगैमी मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक आदमी जो है सिर्फ एक, अगर एक मैन है तो वो एक ही वुमेन से शादी कर रहा हो तो उसको मोनोगैमी कहा जाता है। ठीक, तो इसी तरह मोनोगैमस मैरिज के बेस पे एक फैमिली होती है जिसको मोनोगैमस फैमिली कहा जाता है या एक विवाही परिवार कहा जाता है। समझ में आ गया क्या होता है? ठीक, हस्बैंड एंड वाइफ सिर्फ एक एक होते हैं, बच्चे कितने भी हो सकते हैं लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो एक एक हो, तो ऐसी फैमिली को क्या कहा जाएगा, एक विवाही परिवार या मोनोगैमस फैमिली कहा जाता है। पॉलीएंड्रस फैमिली, बहुपतित परिवार, जहाँ पे एक से ज्यादा हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं उसको पॉली, मतलब मैंने कल बताया था पॉली मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। ठीक, पॉली मतलब एक से ज्यादा। पॉलीएंड्रस, एंड्रस मतलब
एंड्री मैंने बताया था, एंड्री मतलब हस्बैंड, ठीक, एंड्री मतलब हस्बैंड, ठीक। तो पॉली एंड्रस मतलब कई हस्बैंड हो, ऐसी फैमिलीज को क्या कहा जाएगा, पॉली एंड्रस फैमिली यानी बहुपतित परिवार। अब फैमिली मेड अप ऑफ वन वाइफ, यहाँ पे एक वाइफ होती है, या यहाँ पे देखिए एंड्रस है, एंड्री मतलब मैंने बताया था मैन, ठीक। एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं जो मेल के डॉक्टर होते हैं वो एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक। एंड्री मतलब मैन, जहाँ पे वाइफ एक होती है लेकिन हस्बैंड कई होते हैं, ठीक। वाइफ एक होती है एंड मोर देन वन हस्बैंड होते हैं, ठीक। तो पॉली मतलब कई, एंड्रस मतलब मैन यानी कि हस्बैंड कई हैं, और वाइफ कितनी है, एक, ठीक। एंड द चिल्ड्रेन, और उनसे जो चिल्ड्रेन, ठीक। ईदर बॉर्न और अडॉप्टेड, चाहे वो बॉर्न हो या अडॉप्टेड हो, विद ईच वन ऑफ देम, ठीक। एक दूसरे के साथ, चाहे वो पैदा हुए हों या अडॉप्ट किए गए हों, ऐसी फैमिलीज को क्या कहा जाता है, पॉली एंड्रस। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, पॉली मतलब कई, एंड्रस मतलब मैन। एक वाइफ है, एक फैमिली में अगर एक वाइफ है और उसके साथ कई हस्बैंड हैं, तो आप एक से ज्यादा हस्बैंड है, उस फैमिली को पॉली एंड्रस फैमिली कहा जाए, ठीक। बहुपतित परिवार, बहु मतलब कई, पतित मतलब पति, ठीक। एक पति एक परिवार में एक पत्नी और एक से अधिक पति हो, ठीक। तो एक पत्नी हो और एक से अधिक पति हो, तो ऐसे परिवार को बहुपतित परिवार कहा जाता है, ठीक। और उनमें से प्रत्येक के साथ, अब वो हर हस्बैंड के साथ कुछ ना कुछ बच्चे होंगे, ठीक। पैदा हुए या गोद लिए बच्चे हों, तो वो बच्चे चाहे पैदा हुए हों चाहे गोद लिए हों, सारे हस्बैंड के जो बच्चे होंगे वो उस परिवार के हिस्सा होंगे, उस परिवार के ही मेंबर माने जाएंगे, सदस्य माने जाएंगे, ठीक। तो बहुपतित मतलब कई पति वाले, पॉलीएंड्रस मतलब कई हस्बैंड वाले, ठीक। तो इतना याद रखिएगा, आप मीनिंग याद रखेंगे तो सारे का आंसर कर लेंगे। पॉली मतलब मैंने बताया कई, एंड्रस यानी कि एंड्री मतलब मैन, ठीक। वो एक वाइफ कई हस्बैंड, बहु मतलब कई होता है, पतित मतलब पति, ठीक। इसी तरह ये भी हो सकता है, पॉलीगाइनस फैमिली भी हो सकती है, एक आल्दो अभी ऐसे टाइप्स एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं। पॉलीगाइनस फैमिली भी हो सकती है, पॉलीगाइनस मतलब गायनी मतलब मैंने बताया था वाइफ या औरत जिसको कहते हैं, वुमेन जो होती हैं वो गाइनस होती हैं, यानी कि जो औरतों की डॉक्टर होती हैं उनको क्या कहा जाता है, गायनोकोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक। तो गायनी मतलब ही औरत होता है, ठीक। तो पॉलीगाइनस फैमिली यानी कि ऐसी फैमिली जहाँ पे एक हस्बैंड हो और कई वाइफ हो, तो ऐसी फैमिलीज को पॉलीगाइनस फैमिली कहा जाएगा, बहुपत्नी परिवार कहा जाएगा उसको, ठीक है, जहाँ पे एक पति हो और पत्नी कई, ठीक। बेस्ड ऑन रेसिडेंस, रेसिडेंस के बेस पे जो फैमिली होती है वो कौन कौन सी होती है, बेस्ड ऑन रेसिडेंस, रेजिडेंस के बेस पे कौन सी फैमिली होती है, निवास के आधार पर कौन सी फैमिलीज होती है, फैमिली ऑफ मैट्री लोकल रेसिडेंस। सबसे पहला आता है फैमिली ऑफ मैट्री लोकल रेसिडेंस। मैट्री मतलब होता है जो मदर की तरफ से होती है। यहाँ पे कुछ आप टर्म समझ लीजिए ना, टर्म्स अगर समझेंगे ना तो बाद में आपको, अगर वो उनकी मीनिंग या उनके डेफिनेशन नहीं भी पता है तो आप आंसर मीनिंग से भी कर सकते हैं। मैट्री मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे कुछ टर्म समझ लीजिए, आगे जितने भी टर्म्स आएंगे उसमें आपको ये हेल्प होगी, जितने भी मतलब कॉन्सेप्ट आएंगे उसमें आपको ये टर्म्स में आपको हेल्प मिलेगी। मैट्री, मैट्री मतलब क्या होता है, मदर, ठीक। लोकल मतलब क्या होता है, रेसिडेंस, लोकल मतलब रेसिडेंस या रेजिडेंस, लोकल मतलब रेजिडेंस, ठीक। तो मैट्री लोकल यानी कि अगर माँ के घर पे लोग रह रहे हैं तो उसको मैट्री लोकल कहा जाएगा, मतलब शादी के बाद अगर हस्बैंड अपने वाइफ के घर पे जाके रह रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, मैट्री लोकल कहा जाएगा, क्योंकि वहां पे जो बच्चे हैं वो अपनी माँ के घर पे रह रहे हैं, अपने फादर के घर पे नहीं रह रहे। और एक टर्म आता है पैट्री, पैट्री मतलब होता है फादर,
फादर या मैन, यहाँ पे भी ऐसी मैन मदर या वुमेन। ठीक, तो ये टर्म समझ लीजिए आप, इस टर्म से आप आंसर कर सकते हैं। मात्र स्थानिक, मात्र मतलब क्या होता है माँ, स्थानिक मतलब जहाँ पे रहने की जगह हो, स्थान, स्थानिक मतलब स्थान, मात्र स्थानिक मतलब जहाँ पे रहने की जगह हो। When a couple stays in the wife house, अब यहाँ पे देखिए डेफिनेशन भी वही है, अगर एक कपल जो है अपने वाइफ के घर पे रह रहा है, ऐसे कपल को क्या कहा जाता है, मैट्री लोकल रेसिडेंस कहा जाता है। ठीक, द फैमिली इज नोन एज फैमिली ऑफ मैट्री लोकल रेसिडेंस, ऐसी फैमिली को फैमिली ऑफ मैट्री लोकल रेसिडेंस कहा जाएगा। मैट्री मतलब मदर या वुमेन, और लोकल मतलब रेसिडेंस। तो अगर वुमेन के घर पे रह रहे हैं, यानी कि माँ के घर पे रह रहे हैं, तो उसको मैट्री लोकल रेसिडेंस कहा जाएगा। ठीक, समझ में आ गया क्या होता है। जब कोई जोड़ा पत्नी के घर में रहता है तो परिवार को मात्र सत्तात्मक नहीं, मात्र स्थानिक कहेंगे। ठीक, सत्तात्मक अलग होता है। मात्र स्थानिक परिवार परिवार निवास के परिवार के रूप में जाना जाता है। ठीक, मात्र स्थानिक निवास का परिवार के रूप में जाना जाता है अगर कोई जोड़ा जो है अपनी पत्नी के घर पे रहे तो। ठीक है, मात्र मतलब माता होता है, तो मात्र यानी कि जो बच्चे हैं वो माँ के घर पे रह रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मैट्री लोकल यानी कि मात्र स्थानिक परिवार हो जाएगा। फैमिली ऑफ पैट्री लोकल, अब मैंने बता दिया पहले, पैट्री मतलब क्या होता है, फादर। तो अगर जो कपल है, जो मतलब जो भी अ, लोग हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, उनमें अगर हस्बैंड के घर पे रह रहे हैं लोग जाके, शादी के बाद जो हस्बैंड के घर पे अगर जाके लोग रह रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, पैट्री लोकल रेसिडेंस कहा जाएगा। पैतृक, पैतृ मतलब क्या होता है, पिता। पैतृक निवास का परिवार मतलब कि अगर फादर के घर पे जाके रह रहे हैं, पिता के घर पे जाके रह रहे हैं, तो ये पैतृक निवास परिवार कहलाता है। When a family stays in the house of husband, जब एक फैमिली जो है हस्बैंड के घर पे रहती है, तो उसको क्या कहा जाएगा, पैट्री लोकल रेसिडेंस कहा जाएगा। द फैमिली इज नोन एज फैमिली ऑफ पैट्री लोकल रेसिडेंस, तो ऐसी फैमिली को फैमिली ऑफ पैट्री लोकल रेजिडेंस कहा जाएगा। ठीक, जब एक परिवार पति के घर में रहता है, ठीक, तो परिवार को पितृ स्थानीय निवास के परिवार के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे परिवार को पितृ स्थानीय निवास के परिवार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, फैमिली ऑफ चेंजिंग रेसिडेंस, फैमिली ऑफ चेंजिंग रेसिडेंस का क्या मतलब होता है, चेंजिंग मतलब बदलना, रेजिडेंस मतलब जगह, रहने की जगह। अगर वो लोग बदल दे पूरा जगह ही, तो उसको कहेंगे चेंजिंग रेसिडेंस। व्हेन फैमिली स्टेज इन द हस्बैंड हाउस, जब फैमिली हस्बैंड के घर पे तो रहती है फॉर सम टाइम्स, कुछ टाइम के लिए, एंड मूव टू वाइफ हाउस, और जो है वाइफ के घर पे मूव हो जाती है कुछ अलग टाइम्स के लिए, स्टेट देयर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वहां भी कुछ टाइम तक रहती, और एंड देन मूव्स बैक टू हस्बैंड पैलेस। मतलब यहाँ पे बार बार जो है वो जगह बदली जा रही है, पहले हस्बैंड के घर पे रह रहे हैं, फिर वाइफ के घर पे जाके कुछ टाइम के लिए रह रहे हैं, फिर हस्बैंड के घर पे रह रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से अगर है तो इसको चेंजिंग रेसिडेंस कहा जाता है, फैमिली ऑफ चेंजिंग रेसिडेंस। और स्टार्ट लिविंग इन अनदर प्लेस, और या तो दूसरी जगह पे जाके रह रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, फैमिली ऑफ changing residence. The family is called family of changing residence. ठीक, निवास स्थान बदलने वाला परिवार, जब कोई परिवार कुछ समय के लिए पति के घर में रहता है और पत्नी के घर चला जाता है, और फिर पत्नी के घर चला जाता है कुछ समय के लिए, वहां पर रहता है, और फिर वापस पति के माता पिता के पास चला जाता है, या किसी अन्य स्थान पर रहने लगता है, तो ऐसे परिवार को बदलने निवास का परिवार कहा जाता है, बदलने वाले बदलते निवास का परिवार कहा जाता है। ठीक, तो समझ में आ गया क्या होता है चेंजिंग रेजिडेंस या निवास स्थान बदलने वाला परिवार क्या होता है। एक और आता है इसमें, नियो लोकल।
नियो लोकल। नियो मतलब क्या होता है? नया, न्यू। लोकल मतलब बता ही चुका हूं मैं, रेजिडेंस, रेजिडेंस, ठीक है। नियो मतलब नया, न्यू, और लोकल मतलब रेजिडेंस, ठीक। नियो लोकल, नया स्थाई कह सकते हैं इसको, ठीक, नया स्थाई। तो नियो लोकल किसको कहते हैं? अगर ये ना तो हस्बैंड के घर रह रहे हैं और ना ही वाइफ के घर रह रहे हैं, बल्कि एक तीसरे जगह पे जाकर रह रहे हैं। मैरिज के बाद ना ही हस्बैंड के घर रह रहे हैं, ना ही वाइफ के घर रह रहे हैं, बल्कि एक तीसरी जगह पे जाके रह रहे हैं, तो ऐसी फैमिलीज को फैमिली ऑफ नियो लोकल रेजिडेंस कहा जाता है, ठीक। फैमिली ऑफ नियो लोकल रेजिडेंस कहा जाता है, ठीक। बेस्ड ऑन एंसेस्ट्री और डिसेंट, एंसेस्ट्री और डिसेंट के बेस पे, वंश के आधार पर जो परिवार होगा वो कैसा होगा? तो यहाँ पे लीनियर, लीनियर मतलब लीनिएज होता है। लीनिएज क्या होता है? आपके एंसेस्ट्री से आपका लीनिएज लिया जाता है। लीनियर, अगर किसी नाम के आगे, चाहे वो पैट्री हो चाहे मैट्री हो, पैट्री और मैट्री का मतलब आपको पता ही है। अगर लीनियर लगा हुआ है, लीनियर मतलब लीनिएज होता है, मतलब जहाँ से आप अपना वंश जोड़ते हैं, ठीक। लीनिएज, जहाँ से आप अपना एंसेस्ट्री या डिसेंट जोड़ते हैं, उसको लीनिएज कहा जाता है। तो अगर लीनियर लगा है तो वो लीनिएज हो जाएगा, ठीक। तो लीनिएज मतलब क्या होता है? अगर आपके परिवार में जो प्रॉपर्टीज हैं, जो लीनिएज है, वो आपका जो है फादर की तरफ से आ रहा है, तो वो मैट्रीलिनियर कहा जाएगा। मतलब मेरा खानदान जो है वो फादर की तरफ से चल रहा है, तो वो मैट्रीलिनियर कहलाएगा। मेरा वंश जो है वो फादर की तरफ से चल रहा है, तो वो हाँ, पैट्रीलिनियर कहलाएगा। और अगर मदर की तरफ से चल रहा है तो मैट्रीलिनियर कहलाएगा, ठीक। तो मैट्रीलिनियर और मतलब मात्र सत्तात्मक परिवार, मात्र सत्तात्मक या मैट्रीलिनियर, तो समझ में आ गया। मैट्री मतलब पता ही आपको, लीनियर मतलब लीनिएज, ठीक। When ancestry or descent is traced through the female line, अगर माँ की तरफ से यानी कि फीमेल लाइन से एंसेस्ट्री ट्रेस की जाती है, मतलब आपका वंश, आपका डिसेंट या एंसेस्ट्री जो है वो कहाँ से जोड़ी जाती है? तो माँ की तरफ से जोड़ी जाती है। ऐसी फैमिलीज को, ठीक, और थ्रू मदर साइड, मदर की साइड से जुड़ी जाती है, ऐसी फैमिलीज को क्या कहा जाता है? मैट्रीलिनियल फैमिली कहा जाता है। तो ऐसी फैमिलीज को मैट्रीलिनियल फैमिलीज कहा जाता है। जब वंश या वंश स्त्री रेखा के माध्यम से या मातृ पक्ष के माध्यम से पता लगाया जाता है। जब आपका वंश जो है आपकी माता के जरिए जोड़ा जाता है या स्त्री के जरिए जोड़ा जाता है, स्त्री की तरफ से जोड़ा जाता है या माता की तरफ से जोड़ा जाता है, ऐसे वंश वाले परिवार को क्या कहा जाता है? मातृ सत्तात्मक परिवार कहा जाता है, ठीक। तो ऐसे परिवार को मातृ सत्तात्मक परिवार कहा जाता है, ठीक। इसी तरह पैट्रीलिनियज है। अब ये अगर लीनियज आपका पिता की तरफ से है या हस्बैंड की तरफ से है, तो उसको कहेंगे पैट्रीलिनियर फैमिली। A family in which the authority is carried down the female male line, ठीक है। अगर मेल लाइन से अथॉरिटी जोड़ी जाती है, एंसेस्ट्री या डिसेंट जोड़ी जाती है, एंड डिसेंट इज ट्रेस थ्रू द मेल लाइन और द फादर साइड, या फादर की तरफ से जोड़ी जाती है, तो ऐसी फैमिलीज को फैमिली ऑफ पैट्रीलिनियर फैमिली कहा जाता है, ठीक। एक परिवार जिसमें अधिकार पुरुष रेखा से नीचे तक जाता है और अंश पुरुष रेखा या पिता के पक्ष के माध्यम से पता लगाया जाता है, तो ऐसे परिवार को पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है, ठीक। तो ऐसे परिवार को पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है, ठीक। बेस्ड ऑन अथॉरिटी। अब अर्कल मतलब होता है अथॉरिटी, अर्कल मतलब होता है अथॉरिटी। अगर कहीं पे भी अर्कल लगा हुआ है, मतलब आपसे किस बेस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है? आपको अथॉरिटी के बेस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक। ये सारे टर्म्स आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आपको दिया नहीं जाएगा ना कि किस बेस पे हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो क्वेश्चन किसी भी बेस पे पूछेंगे, आपके ऑप्शन में सारे बेस दिए रहेंगे। तो अगर आपको मीनिंग पता है, जहाँ पे भी आर्टिकल लगा है आप समझ जाएंगे कि अथॉरिटीज है, जहाँ पे भी लोकल लगा है आप समझ जाएंगे कि रेजिडेंस के बारे में पूछा जा रहा है, जहाँ पे भी लीनियर लगा हुआ है आप समझ जाएंगे कि लीनिएज यानी कि एंसेस्ट्री या वंश से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो मीनिंग आपको समझना जरूरी है। आर्टिकल मतलब होता है अथॉरिटी, मतलब कि अथॉरिटी जो पावर है वो अगर फादर के पास है तो पैट्रियर्कल हो जाएगा, मदर के पास है तो मैट्रियर्कल फैमिली हो जाएगा, ठीक।
बेस्ड ऑन अथॉरिटी, मैट्रियार्कल फैमिली, आर्कल मतलब होता है अथॉरिटी, मैट्री मतलब होता है माँ यानी कि वाइफ या वुमेन। इन दिस फैमिली अ वुमेन इज द हेड ऑफ द फैमिली। अगर हेड ऑफ फैमिली, अथॉरिटी किसके पास होती है? जो फैमिली का हेड होगा उसी के पास अथॉरिटी होगी। तो हेड ऑफ द फैमिली अगर वुमेन है यानी कि कोई गर्ल है, ठीक, कोई फीमेल है, ऐसी फैमिलीज को क्या कहा जाएगा, और उसी के पास सारी अथॉरिटी हो, तो ऐसी फैमिलीज को मैट्री अर्कल फैमिली कहा जाता है। तो ऐसी फैमिलीज को मैट्री अर्कल फैमिली कहा जाता है। मात्र सत्तात्मक परिवार किसको कहेंगे? जहाँ पे सत्ता जो है वो माँ के पास हो, ठीक। इन परिवार में एक महिला परिवार की मुखिया होती है और अधिकार जो है उसके पास होता है। और अधिकार भी जो है किसके पास होता है? माता के पास ही होता है, ठीक, या महिला के पास भी होता है। तो ऐसे परिवार को मातृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है, ठीक। पैट्रियार्कल फैमिली यानी कि पितृसत्तात्मक परिवार क्या होता है? पैट्रियार्कल, अर्कल मतलब मैंने बता दिया अथॉरिटी होता है। तो पैट्रियार्कल, इन द पैट्रियार्कल फैमिली द हेड ऑफ द फैमिली इज अ मेल। तो यहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली जो है वो क्या है? मेल होता है, और अथॉरिटी भी सारी उसके पास ही होती है। तो ऐसी फैमिलीज को पैट्रियार्कल फैमिली कहा जाता है। ऐसी फैमिलीज को पैट्रियार्कल फैमिली कहा जाता है। पितृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार में परिवार का मुखिया पुरुष होता है और अधिकार उसी के निहित होता है, सारे अधिकार उसी के निहित होते हैं, और जो मुखिया होता है वो पुरुष ही होता है। तो ऐसे परिवार को पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है, ठीक। तो ये अथॉरिटी के बेस पे था, ठीक, प्राधिकार के बेस पे था। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रिलेशन, रिलेशंस कैसे होंगे उस बेस पे कौन सी फैमिली होगी, मतलब जो फैमिली के मेंबर हैं उनके आपस में रिलेशन कैसे होंगे, उस बेस पे फैमिली के कितने प्रकार होते हैं। संबंधों की प्रकृति के आधार पर परिवार, ठीक। तो सबसे पहले आता है कंजुगल फैमिली यानी कि वैवाहिक परिवार। कंजुगल मतलब, कंजुगल कहते हैं जहाँ पे मैरिज, कंजुगल मतलब मैरिज, ठीक। और कॉन्सेंगुनियल मतलब ब्लड, ठीक। कंजुगल फैमिली यानी कि वैवाहिक परिवार, तो हिंदी में तो सेम है, वैवाहिक लिखा ही होता है, बस इंग्लिश में थोड़ा सा आपको समझना है। कंजुगल मतलब होता है मैरिज, ठीक। द कंजुगल फैमिली इज मेड अप ऑफ एडल्ट एमंग होम देयर इज अ सेक्सुअल रिलेशन, ठीक। अगर एक एडल्ट की फैमिली है जहाँ पे सेक्सुअल रिलेशनशिप है, ऐसी फैमिलीज को कंजुगल फैमिली कहा जाता है, ठीक। व्यवहारिक परिवार, संयुग्मित परिवार वयस्कों से बना होता है जिसके बीच यौन संबंध होते हैं। ऐसे वयस्क जो आपस में यौन संबंध से जुड़े होते हैं, इस तरह के परिवार को क्या कहा जाता है? वैवाहिक परिवार कहा जाता है, ठीक। कंसेंगुइन, कंसेंगुइन फैमिली मैंने बताया, कंसेंगुइन मतलब क्या होता है? ब्लड। सजातीय, सजातीय मतलब होता है खूनी। एक जाति वाले, सजाती मतलब एक जाति वाले। एक जाति वाले कौन होंगे? जिनका खून आपस में मिल रहा होगा, ठीक। A consanguine family is made up of member among whom a blood relation exists। जहाँ पे blood relation exist करता है, consanguine मतलब ही blood होता है, ठीक है। तो जहाँ पे blood relation होगा वहाँ पे उस family को consanguine family कहा जाएगा। Are those who are consanguineal kin, जो एक दूसरे से consanguineal kin होते हैं, मतलब कि blood से related होते हैं। That is a family consisting of parent, एक पेरेंट और चाइल्ड या सिबलिंग, इन सबके बीच में कैसा रिलेशन होता है? इन सबके बीच में ब्लड रिलेशन होता है, इसीलिए इसको कॉन्सेंगुइन फैमिली कहा जाता है, ठीक? सजातीय परिवार क्या है? एक सजातीय परिवार
उन सदस्यों से बना होता है जिनके बीच एक रक्त संबंध मौजूद होता है, जिनके बीच एक रक्त संबंध मौजूद होता है, या जो सजातीय रिश्तेदार होते हैं, या जो सजातीय रिश्तेदार होते हैं, यानी एक परिवार जिसमें माता पिता और बच्चे या भाई बहन होते हैं, तो ऐसे परिवार को क्या कहा जाता है? सजातीय परिवार कहा जाता है। बेस्ड ऑन स्टेट और स्ट्रक्चर, स्टेट और स्ट्रक्चर के बेस पे अगर हम लोग देखें तो फैमिली के कौन से टाइप्स होते हैं, अवस्था या संरचना के आधार पर फैमिली की कौन से टाइप होते हैं। तो सबसे पहले आता है न्यूक्लियर। ठीक, न्यूक्लियर फैमिली एकल परिवार। ठीक, न्यूक न्यूक मतलब होता है मोनो, यानी कि एक। ठीक, वन। तो न्यूक्लियर मतलब जहाँ पे एक ही परिवार है। न्यूक्लियर फैमिली किसको कहेंगे? अ न्यूक्लियर फैमिली इज अ स्मॉल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ अ हस्बैंड। उनके पास जो है अ, ऐसी फैमिली जहाँ पे एक हस्बैंड होते हैं, एक वाइफ होती है और चिल्ड्रेन होते हैं, नेचुरली या अडॉप्टेड होंगे। यहाँ पे मैरिज चिल्ड्रेन नहीं होंगे। अगर मैरिज चिल्ड्रेन होंगे तो वो न्यूक्लियर फैमिली नहीं होगी। ठीक है, unmarried children होते हैं। A nuclear family is a small group consisting of husband and wife and their unmarried children, चाहे वो नेचुरली हो चिल्ड्रेन या अडॉप्टेड। ठीक, एकल परिवार एक छोटा समूह होता है जिसमें एक पति, एक पत्नी और बच्चे प्राकृतिक या गोद लिए हुए होते हैं। ठीक है, चाहे प्राकृतिक होते हो चाहे गोद लिए हुए होते हो, और उनके साथ एक पति और पत्नी हो, तो ऐसे परिवार को एकल परिवार कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर के बेस पे है, मतलब साइज कितनी है उसकी। ठीक, जॉइंट फैमिली संयुक्त परिवार। अ जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ थ्री जनरेशन। जॉइंट फैमिली में तीन जनरेशन होती है, लिविंग टुगेदर, एक साथ रहती हैं अंडर द सेम रूफ, एक ही छत के नीचे। शेयरिंग द सेम किचन, जिनके पास सेम किचन होता है। एंड परसू पर्स और इकोनॉमिक एक्सपेंस। और ये जो इकोनॉमिक एक्सपेंस पर्स है, ये सब जो है एक ही होता है उनका, एक ही साथ शेयर करते हैं। ठीक है, संयुक्त परिवार। एक संयुक्त परिवार में तीन पीढ़ियां होती हैं, एक ही छत के नीचे एक साथ रहना, एक ही रसोई और फर्श या आर्थिक खर्च साझा करना, ये सब चीजें शामिल होती हैं संयुक्त परिवार में। ठीक, जैसे आपके फादर के साथ आपके अंकल रह रहे हो, ठीक, आपके ग्रैंड पेरेंट रह रहे हो, तो ये सब क्या है? संयुक्त परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है। ठीक, ये तो हो गया है। एक होता है एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक, एक्सटेंड मतलब बढ़ना होता है। ठीक, एक्सटेंडेड फैमिली मतलब जो बड़े हुए परिवार होते हैं वो। एक्सटेंडेड फैमिली में एक परिवार के साथ कोई दूसरा परिवार आके रह रहा हो तो उसको कहेंगे एक्सटेंडेड फैमिली। अब वो कोई भी दूसरा परिवार हो सकता है आपके मैटरनल की तरफ से, हाँ मतलब माँ की तरफ से कोई परिवार आके आपके घर पे रह रहा हो। ठीक, ऐसे परिवार को क्या कहा जाएगा? एक्सटेंडेड फैमिली कहा जाएगा। ठीक, जहाँ पे मतलब एक से ज्यादा फैमिली रह रही है, इसको एक्सटेंडेड परिवार कहा जाएगा। फैमिली अप्रोप्रिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं, ये रिपीट हुआ है। ठीक है, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन भी पढ़ चुके हैं। ठीक, फैमिली का यहाँ तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं मार्जिनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। सीमांतीकरण क्या होता है? मार्जिनलाइजेशन यानी कि सीमांतीकरण। तो मार्जिनलाइजेशन ऑल्सो रिफर्स टू एज सोशल एक्सक्लूजन। मार्जिनलाइजेशन मतलब सोशल एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मतलब किसी को बाहर करना। ठीक, सोशल एक्सक्लूजन मतलब आपका बाहर होना। सोशल टर्म्स में मतलब आप बाहर हो जाएं, एक्सक्लूजन हो जाए आपका। ठीक, मार्जिनलाइजेशन आल्सो रिफर्स टू एज सोशल एक्सक्लूजन। तो मार्जिनलाइजेशन को कभी कभी सोशल एक्सक्लूजन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब होता है? ऑकर्स व्हेन क्रिएटिंग when certain group of people get denied access to area of society। जब जो है कुछ ग्रुप को किसी सोसाइटी के किसी एरिया से, चाहे वो एरिया किसी से रिलेटेड हो, ऐसा नहीं है कि वो टेरिटोरियल एरिया हो, ठीक है, कोई भी एरिया हो सकती है। ठीक, किसी भी एरिया में अगर उसको डिनाइड किया जा रहा है, चाहे वो एजुकेशन में डिनाइड किया जा रहा हो, ठीक, या चाहे जॉब्स में डिनाइड किया जा रहा हो,
किसी भी चीज़ में अगर डिनाई किया जा रहा है कुछ ग्रुप को, ऐसे ग्रुप को क्या कहा जाएगा, फैमिली ऑफ, ऐसे ग्रुप को मार्जिनलाइज ग्रुप कहा जाएगा या सोशली एक्सक्लूडेड ग्रुप कहा जाएगा। ठीक। सीमांतीकरण किसको कहते हैं? सीमांतीकरण जिसे सामाजिक बहिष्कार भी कहा जाता है तब होता है जब लोगों के कुछ समूहों को समाज के क्षेत्रों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। मतलब कुछ ऐसी पहुंच होती है, समाज के कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें जो लोग जो है, कुछ लोगों को रोका जाता है। जैसे पहले जो है, जो शूद्रा होते थे उनको रोका जाता था कि मतलब पब्लिक जो वेल है वहां से वो पानी नहीं ले सकते, तो मतलब कुएं हुआ करते थे उनमें से वो पानी नहीं लेके पी सकते, तो एक तरह से उनका मार्जिनलाइजेशन होता। तो अभी भी बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनको मार्जिनलाइज किया गया, मतलब इसको उनको जो है सोशली एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ठीक। या वो खुद ही हो गए हों, ऐसा नहीं है कोई जरूरी है कि कोई उनको कर रहा हो, खुद भी कभी कभी हो जाता है। ठीक। किसी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से कोई पता चला एजुकेशन ही नहीं हासिल कर पाया तो वो क्या है, मार्जिनलाइज हो जाएगा। ठीक। मार्जिनलाइजेशन का मतलब सिंपल सा ये है कि आप किसी चीज को पा ना सके। ठीक। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एजुकेशन है, अब कोई ऐसा ग्रुप है जो एजुकेशन हासिल ही नहीं कर पाए किसी भी वजह से, हो सकता है किसी ने उसको रोक दिया हो कि तुम एजुकेशन नहीं ले सकते, या हो सकता है कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ही ऐसी रही हो कि वो जो है एजुकेशन नहीं हासिल कर पाए। जैसे ट्राइबल ग्रुप है, ट्राइबल ग्रुप, आप जब जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके यहाँ स्कूल्स ही नहीं है, तो जब स्कूल्स ही नहीं है तो एजुकेशन वो कैसे हासिल कर पाएंगे? अब वहां पे तो उनको कोई पकड़ के रोक नहीं रहा ना कि आपको एजुकेशन नहीं लेना, लेकिन वो मार्जिनलाइज हैं, इसलिए है क्योंकि वहां पे स्कूल नहीं थे, उन्होंने एजुकेशन नहीं हासिल कर पाए वो, इसीलिए वो सीमांतरित हो। ठीक। ठीक। आप समझ में आ गया क्या होता है मार्जिनलाइजेशन? मार्जिन में रखना, मार्जिन मतलब क्या होता है, किनारा होता है ना, आपके नोटबुक में मार्जिन होती है, इस किनारे पे जो लोग हैं वो मार्जिनलाइज होते हैं। ठीक। तो ये जो ट्राइब्स का मैंने एग्जांपल दिया कि कुछ ट्राइब्स होते हैं, अब वहाँ पे जब उनके पास स्कूल ही नहीं है तो एजुकेशनली जो है वो मार्जिनलाइज हो जाते हैं क्योंकि वो एजुकेशन हासिल नहीं कर पाए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग उनको रोकते भी हैं। सोसाइटी में कुछ ग्रुप ऐसा होता है जिनको आप जो है बहिष्कार कर देते हैं उनका, और उनके ऊपर रोक लगा दी जाती है, चाहे वो रिलीजन के बेस पे रोक लगाई जाती है। जैसे मतलब पहले क्या था, शूद्रा जो है वो एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते, तो वो क्या था, एजुकेशनली वो उनको मार्जिनलाइज किया गया था, वहां पे स्कूल रह के भी जो है वो एजुकेशन नहीं हासिल करेंगे क्योंकि उनका रिलीजन उनको अलाउ नहीं कर रहा। ठीक। इस तरह से मार्जिनलाइजेशन की वजह कुछ भी हो सकती है, बस ये है कि आप किसी चीज से जो है, हाँ, किसी चीज का फायदा ना उठा पा रहे हो, चाहे वो एजुकेशन हो या कोई भी पब्लिक फैसिलिटी हो या कोई भी चीज हो जो जिसकी जरूरत आपकी लाइफ में है, लेकिन आप उसको नहीं हासिल कर पा रहे हो, तो वो आप क्या है, उस आपका वो मार्जिनलाइजेशन। ठीक। Many factors can lead to this denial access to institutions and opportunities, including historical bias and lack of funding. ठीक। तो फैक्टर कई हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने भी बताया, फैक्टर ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा ही उनको रोक रहा हो सकता है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ही ऐसी हो कि वो जो है एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते। मैं एजुकेशन का बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ तो ऐसा मत समझिएगा कि एजुकेशनली ही लोग मार्जिनलाइज हो सकते हैं, हो सकता है उनके पास पैसा ना हो तो इकोनॉमिकली भी वो मार्जिनलाइज हो सकते हैं। ठीक है। तो मेनी फैक्टर कैन लीड टू दिस डिनाइल ऑफ एक्सेस, मतलब किसी चीज के एक्सेस से आपको डिनाइल हो जाना, मतलब किसी चीज से आपको रोका जाना। ठीक। तो ये इसकी वजह कई भी हो सकती है, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूशन से आपको रोका जा रहा हो या किसी अपॉर्चुनिटी से आपको रोका जा रहा है, तो उसके लिए हिस्टोरिकल बायस भी हो सकता है। हिस्टोरिकल बायस में ये भी हो जाता है जो रिलीजन के बेस पे होते हैं। जैसे कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनको मतलब कुछ चीजें करने से रोका जाता है। ठीक। या लैक ऑफ फंडिंग, आपके पास फंड ही नहीं है कि आप वो काम कर पाए। ठीक। ऐतिहासिक पूर्वाग्रह और धन की कमी सहित कई कारक संसाधनों और अवसरों तक पहुंच से इनकार कर सकते हैं। ठीक।
मतलब वहाँ पे पहुँच से आपको इनकार कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये इसके कई कारण हो सकते हैं। मतलब कुछ ऐतिहासिक पूर्वग्रह भी होते हैं। इस ऐतिहासिक पूर्वग्रह मतलब पहले से माना जाता है कि ये लोग ऐसा काम नहीं कर सकते, तो उनको वो करने नहीं दिया जाता। ठीक, जैसे पहले ये माना जाता था कि शूद्रा को एजुकेशन नहीं हासिल करना चाहिए, तो उनको नहीं किया जाता, करने दिया जाता था। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कई केसेस हैं कि दलित को जो है, हाँ, अपनी बारात निकालने के लिए घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया। ठीक, तो ये क्या है, एक तरह से ऐतिहासिक पूर्वग्रह थी, रिलीजन में ये चीजें कही गई थी, इसीलिए जो है वो लोग इस चीज को रोक रहे थे। ठीक, अब वो उस चीज से मार्जिनलाइज हो गए ना, मतलब उसकी इच्छा थी वो काम करने की, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। और धन की कमी, या मतलब उसको इजाजत थी घोड़ी चढ़ने की, लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं था घोड़ी लाने का। ठीक, तो दोनों कारक हो सकते हैं। ठीक, कारक कोई भी हो सकते हैं मार्जिनलाइजेशन के, यानी कि सीमांतीकरण के कारण कोई भी हो सकते हैं। ठीक, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिटी was first introduced by रॉबर्ट पार्क। रॉबर्ट पार्क ने ही सबसे पहले मार्जिनलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था 1920 बाई रॉबर्ट पार्क। रॉबर्ट पार्क ने ही इनको इंट्रोड्यूस किया। रॉबर्ट पार्क के द्वारा सीमांतता की अवधारणा को सबसे पहले प्रस्तुत किया गया। Marginalization is a symbol that refers to process by which individual beyond group are kept and pushed beyond the edge of society। मतलब वो निचले स्तर पर चले जाते हैं, मतलब एकदम से अलग थलग हो जाते हैं। सोसाइटी जिस तरह से डेवलप कर रही है, उनके डेवलपमेंट के साथ साथ वो नहीं चल पाते, मार्जिनलाइज हो जाते हैं। ठीक, हाशियाकरण एक प्रतीक है। तो देखिए यहाँ पे सीमांतता या हाशियाकरण दोनों कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेशन में क्या होता है, मेन कॉन्सेप्ट तो इंग्लिश में ही होता है, क्योंकि ज्यादातर जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग पीपल ही देते हैं कॉन्सेप्ट ये सब। अब रॉबर्ट पार्क ने जो दिया था वो इंग्लिश में ही दिया होगा या फ्रेंच में दिया होगा, किसी भी उसने दिया होगा लैंग्वेज में, तो उसका ट्रांसलेशन में वो हाशियाकरण भी आ सकता है या सीमांतता भी आ सकता है। ठीक, हाशियाकरण एक प्रतीक है जो उन क्रियाओं को संदर्भित करता है जिनके द्वारा समूह से परे व्यक्ति को समाज के किनारे पर रखा जाता है। ठीक, तो समूह से परे व्यक्ति को समाज के किनारे पर रखा जाता है। समाज के किनारे पर रखना मतलब वो खुद जितना समाज अ, विकसित हो चुका है, उनके विकास के साथ साथ वो नहीं चल पाते हैं, बल्कि वो किसी भी कमी की वजह से वो नीचे ढकेल दिया जाता है, उनको किनारों पर ढकेल दिया जाता है। ठीक, पीटर लेनॉर्ड कैसे डिफाइन करते हैं मार्जिनलिटी को? डिफाइंस मार्जिनलिटी एज बीइंग आउटसाइड द मेन स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम से अलग रहना। ठीक, मेन स्ट्रीम से अलग रहना। और प्रोडक्टिव एक्टिविटी, जो भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी है मेन स्ट्रीम की, उससे आप अलग रह रहे हैं। सोशल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी से आप अलग रह रहे हैं, तो आप जो है मार्जिनलाइज है। यानी कि मार्जिनलिटी को डिफाइन किया है पीटर लेनार्ड ने कि आप जब मेन स्ट्रीम की प्रोडक्टिव एक्टिविटी या सोशल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी से अलग रहते हैं, तो उसी को मार्जिनलिटी कहा जाता है। सीमांतता को उत्पादक गतिविधि या गैर सामाजिक प्रजनन गतिविधि की अ, या सामाजिक प्रजनन गतिविधि की मुख्य धारा से बाहर होना के रूप में परिभाषित किया। ठीक, मतलब कि जो सामाजिक गतिविधियां हैं या उत्पादक गतिविधियां हैं, उससे अगर आप बाहर हैं तो आप सीमांतता पर हैं। ठीक है, इस तरह से पीटर लिनॉर्ड ने उसको परिभाषित किया। लैटिन ने कैसे परिभाषित किया है? लैटिन का मानना है, लैटिन ऑब्जर्व दैट मार्जिनलिटी इज थॉरली डिमेनिंग फॉर इकोनॉमिक वेलबींग। मतलब इकोनॉमिकली आप वेलबींग नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, इकोनॉमिक तौर पे आप जो है वेल नहीं है, आप वेल्दी नहीं है, इसी को मार्जिनलिटी का है। लैटिन ने जो है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में इसको डिफाइन किया है। फॉर ह्यूमन डिग्निटी एज वेल एज फॉर फिजिकल सिक्योरिटी, मतलब आपके पास इकोनॉमिक वेलबींग नहीं है, आपकी अपनी ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए या अपनी फिजिकल सिक्योरिटी के लिए, तो इसी को कहा जाएगा मार्जिनलिटी। लैटिन का मानना है कि सीमांतता आर्थिक भलाई के लिए, मानवीय गरिमा के साथ साथ शारीरिक सुरक्षा के लिए भी पूरी तरह से अपमानजनक है। ठीक, मतलब आप आर्थिक तौर पे इतने नहीं सक्षम हैं कि आप अपनी मानवीय गरिमा को बचाए रख पाएं और अपनी शरीर की सुरक्षा कर पाएं, तो इसी को क्या कहा है उन्होंने? सीमांतता कहा है।
मार्जिनल ग्रुप कैन ऑलवेज बी आइडेंटिफाइड बाय मेंबर्स ऑफ डोमिनेंट सोसाइटी। जो भी डोमिनेंट सोसाइटी है उनको जो है वो जो है मार्जिनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से। तब जो लोग मार्जिनल नहीं है वो मार्जिनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं एंड विल फेस इररिवर्सिबल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, और ये जो मार्जिनलाइज ग्रुप होते हैं इनको कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। ठीक, सीमांत समूह को हमेशा प्रमुख समाज के सदस्यों द्वारा पहचाना जा सकता है और उन्हें अपरिवर्तनीय भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उन्हें बहुत सारे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ठीक, उन्हें बहुत सारे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। सोमर्स ने कैसे डिफाइन किया है सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलिटी? इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलिटी को डिफाइन किया है, मतलब मार्जिनलिटी इज अ कंडीशन ऑफ socio-spatial structure and process in which component of society and space in a territorial unit are observed to lag behind an expected level of performance in economic, political and social economy। मतलब अगर कोई आदमी जो है एक टेरिटरी में कोई आदमी जो है वो लैग बिहाइंड हो रहा है, मतलब बहुत पीछे हट जा रहा है, उसके पास इकोनॉमी नहीं है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में वो पीछे रह रहा है, ठीक, पॉलिटिकल परफॉर्मेंस में पीछे रह रहा है, सोशल वेलबींग में पीछे रह रहा है कंपेयर्ड विद एवरेज कंडीशन इन द टेरिटरी एज अ होल। उस टेरिटरी में उस एरिया में बाकी लोगों की कंडीशन कैसी है उसके कंपेयर में अगर वो पीछे रह जा रहा है तो उसको सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलिटी कहा जाता है। सोमरस सामाजिक आर्थिक सीमांतता सामाजिक स्थानिक संरचना और प्रक्रिया की एक स्थिति है जिसमें एक क्षेत्रीय इकाई में समाज और स्थान के घटकों को औसत स्थिति की तुलना में आर्थिक, मतलब जो वहाँ की औसत स्थिति है उस क्षेत्र की, उसकी तुलना में वो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कल्याण में प्रदर्शन के अपेक्षित स्तर से पीछे देखा जाता है। मतलब कि प्रदर्शन की जो अपेक्षा थी उससे वो पीछे रहता है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक क्षेत्र हो। ठीक, उसी को क्या कहा जाएगा, सामाजिक रूप से आर्थिक सीमांतता कहा जाएगा, समग्र रूप से क्षेत्र। ठीक, अब आता है टाइप्स ऑफ मार्जिनलिटी। हाशियाकरण के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है इकोनॉमिक मार्जिनलिटी। अगर किसी के पास मतलब इकोनॉमिक तौर पे वो पीछे है तो उसको इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन कहा जाएगा। आर्थिक हाशियाकरण मतलब उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास इकोनॉमिक एस्पेक्ट नहीं है तो उसको आर्थिक हाशियाकरण कहा जाएगा। पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं ले पाती, उनके पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है या पॉलिटिकल तरीके से कुछ लोगों को मतलब वोट का अधिकार भी नहीं दिया जाता है, तो चाहे वो वोट का अधिकार ना दिया गया हो या मतलब पॉलिटिक्स में उनका कोई रिप्रेजेंटेशन ना हो, ऐसे इस तरह के मार्जिनलाइजेशन को पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन कहा जाता है या मतलब राजनीतिक हाशियाकरण कहा जाता है। ठीक, सोशल मार्जिनलाइजेशन मतलब सोशल एस्पेक्ट में वो मार्जिनलाइज हो, जैसे एजुकेशन हो गया। ठीक, तो इन सब चीज़ों में अगर उनका वो मतलब पीछे हैं तो उनको सामाजिक हाशियाकरण में माना जाता है। ठीक, कॉजेज ऑफ मार्जिनलाइजेशन, हाशियाकरण के 3 कारण होते हैं। अब कॉजेज क्या हो सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन एंड बायस, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके साथ, जैसे मैंने बताया शूद्रा यानी कि दलित के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था जिसकी वजह से वो एजुकेशन में पीछे रह गए। ठीक, या बाकी मतलब सोशल एस्पेक्ट या इकोनॉमिक एस्पेक्ट में पीछे रह गए, तो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। भेदभाव और पक्षपात की वजह से हाशियाकरण होता है यानी कि मार्जिनलाइजेशन होता है। ठीक है, पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से वो इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज हो जाते हैं। स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज की वजह से, मतलब वहाँ का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि डिसएडवांटेज है। जैसे मैंने बताया ना, ट्राइब्स में क्या है, वहाँ पे स्कूल ही नहीं है, तो एजुकेशनली मार्जिनलाइज तो वो होंगे। ठीक, रचनात्मक नुकसान, जहाँ पे संरचना नहीं, संरचनात्मक नुकसान जहाँ पे संरचना ही ऐसी है कि वो उनको पीछे ढकेल देती है। इफेक्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन, अब मार्जिनलाइजेशन का असर कैसा होता है, हाशियाकरण के प्रभाव कैसे होते हैं। लिमिटेड टैलेंट पूल, तो यहाँ पे सीमित टैलेंट पूल मतलब कि कम लोग टैलेंटेड होते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अगर इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज होगा तो वो ज़्यादातर क्राइम करेगा। आपराधिक गतिविधि ऐसी जगहों पे ज़्यादा होती है। ठीक, मेंटल हेल्थ इशू,
अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो अपने हेल्थ पे वो ध्यान नहीं दे सकता, मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे ज़्यादातर जो है उसमें मेंटल हेल्थ इशू हो जाता है बहुत से लोगों के साथ। अगर वो मतलब सही तरीके से कमा नहीं पाते हैं, सही तरीके से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो वो मानसिक रूप से वो अपना संतुलन खो बैठते हैं। 3 वेज टू एड्रेस मार्जिनलाइजेशन। अब मार्जिनलाइजेशन को कैसे खत्म किया जा सकता है, हाशियाकरण को संबोधित कैसे किया जा सकता है, मतलब उसको किस तरह से आप हाँ, खत्म कर सकते हैं। पॉलिटिकल एक्शन लेकर, मतलब पॉलिटिकल पार्टियां जो है या जो गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसा एक्शन ले सकती है, जैसे हमारे यहाँ रिजर्वेशन दिया जाता है, तो वो क्या है, एक तरह का पॉलिटिकल एक्शन है उनको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक, हमारे यहाँ जो है पॉलिटिकल एक्शन लिया जाता है, रिजर्वेशन वगैरह है उनको आगे बढ़ाने के लिए। टैलेंट पूल मतलब कि जहाँ पे टैलेंटेड लोग पाए जाते हैं। पूल मतलब क्या है, पूल मतलब होता है गड्ढा। ठीक, हाँ, स्विमिंग पूल आपने नाम सुना होगा। टैलेंट पूल मतलब कि वहाँ पे टैलेंटेड लोगों की कमी है। ठीक, लर्न अबाउट मार्जिनलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। ठीक, मार्जिनलाइजेशन और इम्पैक्ट के बारे में समझेंगे आप, तभी उसके बारे में उसको एड्रेस कर पाएंगे, तभी उसको खत्म कर पाएंगे। हाशियाकरण और उसके प्रभाव के बारे में जानें, क्योंकि जब तक आप हाशियाकरण के बारे में नहीं जानेंगे और उसका प्रभाव क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप उसको खत्म नहीं कर सकते। इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विसेज उनको प्रोवाइड किया जाए। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि ट्राइब्स में, अगर ट्राइबल कम्युनिटी में, ट्राइबल जगहों पे जो है, एरियाज में स्कूल्स ही नहीं है, तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट करिए, वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, स्कूल वगैरह बनाइए, पब्लिक सर्विस उनको प्रोवाइड करिए, जिससे वो मार्जिनलाइजेशन से यानी कि हाशियाकरण से बाहर आ सकते हैं। ठीक, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं में निवेश करें। ठीक, ठीक, तो ये आज के लिए इतना ही। बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। 5 क्वेश्चन नहीं हुए हैं आज, 3 ही क्वेश्चन है। कल हम लोग हाँ इसमें 2 क्वेश्चन और बढ़ा लेंगे कल के जो क्लास होगी उसमें। ठीक, इफ इन अ फैमिली द ऑफस्प्रिंग इनहेरिट द मदर्स नेम द फैमिली इज, मैंने बताया था मदर्स नेम अगर होगा तो मैट्री होगा। ठीक है, अब आंसर करिए क्या होगा। अगर एक फैमिली में जो ऑफस्प्रिंग है उसका नाम जो है वो माँ की फैमिली से मिलता है, ऐसी उसको क्या नाम दिया जाएगा, बताइए उसको क्या कहेंगे। मैट्रोनिमिक, पैट्रोनिमिक, मैट्री प्रोटेस्टल या मैट्रीलिनियर। लीनियर का भी मतलब मैंने बताया था। ठीक, यदि किसी परिवार में संतान को माता का नाम विरासत में मिलता है तो उस परिवार को क्या कहा जाए। देखिए लीनियर मतलब क्या बताया था मैंने, लीनियज। यहाँ पे लीनियज नहीं है, वंश नहीं ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे नेम ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, लीनियर मतलब मैंने बताया था लीनियज होता है। ठीक, आप इन सब टर्म्स पे ध्यान दीजिए। मैट्री प्रोटेस्टल होगा, प्रोटेस्टल मतलब होता है नहीं। ठीक है, मैट्री प्रोटेस्टल मतलब अगर किसी फैमिली में जो ऑफ स्प्रिंग है, जो बच्चे हैं, उनका नाम जो है उनकी माँ की तरफ से मिल रहा है तो उसको मैट्री प्रोटेस्टल कहा जाएगा। ठीक, मैट्री प्रोटेस्टल। द सेमा नागा, सेमा नागा यूज डैश फॉर मदर, फादर्स, ब्रदर्स, वाइफ एंड मदर सिस्टर। तो सीमा नागा एक ट्राइब है, जो लोग जो है क्या करते हैं, मदर के लिए फादर्स, ब्रदर, वाइफ, मतलब फादर के जो ब्रदर्स की जो वाइफ होती हैं उनके लिए, और मदर के सिस्टर के लिए एक ही नाम यूज करते हैं। वो कौन सा नाम है बताइए। एक ही नाम से वो लोग बुलाते हैं अपनी माँ को भी, और अपने बाप के जो भाई की वाइफ होती है उनको भी, और अपनी माँ की जो बहन होती है उनको भी एक ही नाम से बुलाती हैं। वो नाम कौन सा है। सेमा नागा माँ, माँ पिता के भाई की, माँ पिता के भाई की पत्नी और माँ की बहन के लिए हाँ डैश का उपयोग करते हैं। वो कौन सा है बताइए। आंसर फास्ट।
सी नहीं होगा, बी होगा, ठीक है। बी जो है आजा, आजा के नाम से वो लोग बुलाते हैं। सीमा नागा जो है वो आजा यूज करते हैं अपनी माँ के लिए भी, अपने फादर के भाई की वाइफ के लिए भी, यानी कि जो हम लोग यूपी में जो है चाची बोला जाता है जिनको, ठीक, उनके लिए जो है आजा का वर्ड यूज किया जाता है। मदर, सिस्टर, ठीक, इनके लिए भी आजा का वर्ड यूज करते हैं ये लोग सीमा नागा, ठीक है। आजा, आजा कहते हैं सबको। डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स वाज ऑथर्ड बाय, डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, ये बुक है, ये किसने लिखा था बताइए। डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स के लेखक कौन थे? सुलामित फायरस्टोन, बॉफफ, फरहान नकवी, दीपा मेहता। बताइए डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स किसने लिखा था? आज के लिए 3 ही क्वेश्चन है, मैं कल ऐड कर दूंगा 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड, और नेक्स्ट क्लास में जो भी हम लोग 5 क्वेश्चन करते हैं उसमें 2 क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा। तो ये सुलामित फायरस्टोन की बुक है डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स, ठीक, सुलामित फायरस्टोन की बुक है डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन है तो 5 मिनट आपको दिया जाएगा, पूछ लीजिए। सारा सही इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे भी ऐड करता हूँ जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे हैं उसके आंसर तो हम आप पीडीएफ पढ़ के कर ही सकते हैं। जैसे ये बुक है, इस बुक डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स बुक का नाम है, तो ये हमने पढ़ा नहीं है, अभी भी मतलब पढ़ा नहीं है, तो इसीलिए जो है मैं ऐड करता हूँ कि अगर वो एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। आपके सिलेबस में नहीं मिलेगा ये, लेकिन हम लोग उसको ऐड कर देते हैं, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी ऐड करते हैं क्वेश्चन में, ताकि उससे आपको फायदा हो, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप बता सकते। तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं तो उसका आंसर आप कैसे कर पाएंगे? पढ़ने का देखिए, पीडीएफ आप लोग पढ़िए, पीडीएफ आप लोग पढ़ते ही नहीं, पीडीएफ जरूर पढ़िए, क्योंकि पीडीएफ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे। आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि पीडीएफ की क्या वैल्यू है, जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है उसकी क्या वैल्यू है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, उसके साथ साथ पीडीएफ भी करिए, आपकी अच्छी तैयारी होगी। बाकी जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है वो तो हम लोग करेंगे, जो हम लोग क्वेश्चन कराते हैं उसमें भी हम लोग एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए भी ऐड करते हैं कि जो आपके कॉन्सेप्ट है वो तो आप पढ़ के जाएंगे, ठीक, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हो सकता है आपको ना मिल पाए या आप ना पढ़ पाए, तो अगर हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको वो चीज़ें पता रहेंगी, ठीक, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट ऐड किए जाते हैं, जैसे मैंने इसमें बुक ऐड कर दिया डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स। ठीक, तो आप लोग पीडीएफ पढ़िए, पीडीएफ के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए आप, ठीक, हम लोग कराएंगे लेकिन आप लोग खुद से करें तो बेहतर है, क्योंकि जब आप हम लोग खुद कराएंगे जब, तो उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पहले पीडीएफ पढ़िए, फिर उससे रिलेटेड आप सर्च भी कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करके क्वेश्चन कर लीजिए उससे रिलेटेड, जो पीडीएफ आपने पढ़ा है, या बाद में हम लोग क्वेश्चन भी कराएंगे, लेकिन मस्ट है कि पीडीएफ आपको पढ़ना है, क्योंकि पीडीएफ में ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेबस पढ़ाया जाता है, उसमें और भी चीज़ें जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी पढ़ाए जाते हैं। फिर भी अगर कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट रह जाता है तो हम लोग उसको क्वेश्चन के थ्रू जो है कवर करेंगे, ठीक, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं है तो लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच।